हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने सारे गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं इसके बेस पर एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, खास करके रेलवे के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, बाकी यूपीएससी वगैरह के लिए, स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ही। तो मैं इस वीडियो में इतना बेस्ट टेक्निक बताने वाला हूँ कि गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर ये जो टेक्निक है ये पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलने वाला। ये फर्स्ट वीडियो मैं जारी कर रहा हूँ। पूरे यूट्यूब पे छान मार लोगे, ऐसी वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ये दुनिया का बेस्ट मेथड होने वाला है, आप खुद ब खुद देख लोगे। लेकिन इससे पहले आपको एक काम करना होगा कि पिन किया हुआ एक कमेंट होगा, उसमें मैं एक वीडियो का लिंक दिया हूँ। उसमें अगर आप 5 मिनट भी देख लेते हो, उस वीडियो का 5 मिनट देखोगे, है तो टोटल 11 मिनट की वीडियो, लेकिन आप ओवरऑल देखोगे तो 5 मिनट की ही काम की चीज़ है। उसमें मैं कुछ कोड को सिखाया हूँ जो हर एक नंबर को, हर एक ईयर्स को, हर एक डेटा को, हर एक डेट को याद कराने में सक्षम होता है। ठीक है, तो उस वीडियो को नहीं देखोगे तब तक आप इस वीडियो को टच भी मत करना, क्योंकि आपके समझ की बाहर हो जाएगी बातें। ठीक है, और अगर 5 मिनट ही देख लिए उस वीडियो को, उसमें जो भी कोड मैं सिखाया हूँ अगर सीख लिए, तो मेरी गारंटी है कि सपनों में भी अगर ये सारे जो क्वेश्चन बनते हैं, इससे क्वेश्चन अराइज होते हैं, जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन कब आया था 2005 में, या आप आंख मूंद के भी बता सकते हो। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है ये कब लाया गया, तो 2013 में। ठीक है, ये सारे जितने नंबर्स और डेट और ईयर्स होते हैं, डेटा होते हैं, सब के सब आप सिर्फ एक ही और एक ही मेथड से सीख जाओगे, लेकिन उस वीडियो को आपको देखना होगा। अब बात करते हैं कि चलिए आप जो कुछ भी पढ़ते हो, क्या पढ़ना सफिशिएंट है? नहीं जी, पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करने के लिए और इस तरीके के जितने सारे टॉपिक होते हैं सबको मैं वहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। स्टैटिक जीके में, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, ज्योग्राफी से हो, पॉलिटी से हो, किसी भी चीज़ से हो, आप एक भी टॉपिक मिस नहीं करोगे। और सारा कुछ मैं सिखाता हूँ प्रैक्टिस बैच में विथ ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना। मैं आपको बताऊंगा कि उस टेक्निक को फॉलो करते हुए कैसे चीज़ों को फास्ट वे में लर्न करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर क्या है ज़रा देखते हैं। तो मैं मान करके चल रहा हूँ कि उस वीडियो को आप देख करके आ रहे हो, सारे कोड लर्न कर लिए, और वैसे भी उस वीडियो को देखते देखते आप सारे कोड लर्न कर लोगे। ठीक है, लर्न करने के बाद आप सीधा इस टॉपिक पर चले आए हो। चलिए मैं मान करके चलता हूँ सारे कोड आपको याद हो गए। अब वन बाय वन देखना कि किस तरीके से मैं सारे जितने सारे गवर्नमेंट स्कीम्स अभी तक आए हैं सबको मैं कैसे चुटकी में याद कराता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारा जो ब्रेन है वो किसी नंबर, ईयर, डेटा को याद करने में सक्षम नहीं होता। साइंटिफिकली ये सक्षम नहीं है किसी नंबर और डेटा को याद करने में। एक ही तरीका होता है कि बार बार रट्टा मारो, और फिर बिल्कुल ही मल्टीपल रिवीजन करोगे, तब जा कर के चीज़ें याद होती हैं, नंबर्स वाली चीज़ें। ठीक है, लेकिन ये टेक्निक एक काम करता है कि आपके दिमाग में इमेज क्रिएट कर देता है और पहली बार में ही सब कुछ आप याद कर लोगे। अब ज़रा बात करते हैं यहाँ पर। यह है आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन कब आया था। मैं एक बात और आपको बता देता हूँ इस वीडियो से रिलेटेड। इसमें क्या है कि जैसे कि ईयर आपसे पूछ लेगा कि इसका लॉन्चिंग ईयर कब है, किस ईयर ये लॉन्च हुआ था। कोई भी स्कीम है, कोई भी एक्ट है, तो कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था, ये ईयर आपसे पूछा जाएगा। दूसरी बात, उसका ऑब्जेक्टिव और फिर उसका पर्पस जो कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं, वो पूछ लिया जाएगा। इसमें सबके मैं उद्देश्य लिख करके रखा हूँ, एक दो को छोड़ करके जिसका ज़रूरत नहीं है। उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है उसके बगल में मैं डबल स्टार दे दिया हूँ। ठीक है, उस डबल स्टार वाले को ही ध्यान आपको रखना है, क्योंकि बाकी जो स्कीम है उसके नाम से ही उसका ऑब्जेक्टिव पता चल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जिसके नाम से स्पष्ट पता नहीं चलता, तो उसके ऑब्जेक्टिव को आप ध्यान से पढ़ोगे। और एक बात और भी ध्यान में रखना कि जो भी मैं टेक्निक और ट्रिक वहाँ पर बताया हूँ, कोड वर्ड जो बताया हूँ, उस कोड वर्ड के थ्रू जो भी स्टोरी बताता हूँ आप ध्यान देना, उसका ऑब्जेक्टिव भी उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि राइट टू इन्फॉर्मेशन कब आया था। तो ये 2005 में आया था। जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है आज के बाद नहीं भूलने वाले हो। कैसे भाई, ज़रा देखते हैं। अच्छा, एक बात और मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको बार बार रोक रहा हूँ। एक बात और मुझे यहाँ पर बतानी है कि अगर ये 2005 है तो ऑब्वियस सी बात है सिर्फ मैं 5 का कोड बताऊँगा। 20 तो आपका वैसे भी अंडरस्टूड होगा, क्योंकि जितने स्कीम्स हैं 2000 के बाद हैं, और फिर 1900 से कुछ स्टार्ट हैं, जैसे 1995, 1997।
तो अगर 97 का ही सिर्फ कोड बताऊंगा, आपको खुद समझ जाना होगा कि 1997 वाला ही होगा, क्योंकि 1897 का किसी स्कीम को तो हम देख नहीं रहे, 2097 तो आया नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है 1997 का होगा। इसका मतलब है 19 अंडरस्टूड है यहाँ पर, ठीक है। कोड सिर्फ आपका लास्ट के 2 डिजिट वाले का होगा और फिर 1 डिजिट का होगा। आप वैसे भी समझ जाओगे कि ये 2000 ईस्वी की बात ही कही जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन कब आया, 2005 में। कैसे ध्यान रखेंगे, इसका कोड है साली, ठीक है। साली या फिर साला, जो भी कह लो, एक ही बात है, क्योंकि उस टेक्निक के हिसाब से सारे वॉवेल तो कटे जाने, चाहे लास्ट में आई हो या फिर ए हो। अब यहाँ पर देखो, इसमें क्या है कि जब भी मान लिया जाए आपकी जो वाइफ है वो अपने मायके चली जाती है, और वो अपने मायके में क्या क्या करती है, नवी नवेली आपकी जो वाइफ है वो मायके चली गई है, वो अपने मायके में क्या क्या काम करती है, उसका अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सच सच बताओ, सबसे अच्छा इन्फॉर्मर आपके लिए कौन होता है, आपकी साली होती है ना। तो आप अपनी साली से आराम से उसका इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि भाई बताओ आपकी दीदी घर पे क्या क्या कर रही हैं, है ना। तो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि भाई साली से पूछ लो, है ना। साली जीजा में तो वैसे भी बहुत अच्छा संबंध पटता है, बहुत अच्छे तरीके से दोनों के बीच, है ना। तो कहने का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन वाला जैसे आ जाएगा, समझ आना, अच्छा इन्फॉर्मेशन लेना है वाइफ का कि मायके में क्या क्या कर रही है, तो साली जी से पूछो, है ना। तो साली इसका कोड हो गया, साली को डिकोड करो, दोनों एक कट जाएंगे, आई भी लास्ट वाला कट जाएगा, है ना। बच गया एस और एल, एस का मतलब 0 और एल का मतलब 5, यानी कि 05। इसका मतलब क्या, 1905 तो हो नहीं सकता, 2005, तो 2005 इसका राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। देखो, जब से ये आया है डीबीटी वाला, जब से आया है, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का सिस्टम जब से आया है, इससे होता ये है कि जब भी सरकार को किसी पब्लिक तक पैसे पहुंचाने हो तो उसके अकाउंट में डायरेक्ट चला जाता है। पहले होता था कि ब्लॉक में आता था, फिर वहाँ पर बहुत सारे दलाल होते थे जो गाँव की महिलाओं को वहाँ पर ले करके जाते थे। उसके बाद वृद्ध अवस्था की भी जो महिलाएं थीं उनको भी ले जाया जाता था ब्लॉक, फिर वहाँ पर झूठ बोला जाता था, सीईओ से मिलना होता है, बीडीओ से मिलना होता है, बीडीओ पैसा खाता है, सीईओ खाता है ना। तो इस तरीके से दलाल लोग आधे पैसे ठग लेते थे, आधे पैसे ही जो लाभार्थी थे उनके तक पहुँचा करता था। लेकिन जब से ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का सिस्टम आया, सरकार डायरेक्टली उसके अकाउंट में भेज देती है पैसा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हुआ है, जब से ये आया है, तब से क्या होता है कि हमारा जो पैसा है हमारे अकाउंट में बिल्कुल टाइम टू टाइम आ जाता है, बिल्कुल ही टाइम टू टाइम आ जाता है। आज भेजा, विद इन सेकेंड पब्लिक के अकाउंट में पैसे पहुंच जाता है ना। तो डीबीटी का यही फ़ायदा हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का यही फ़ायदा हुआ कि पैसे टाइम से आ जाता है अकाउंट में। तो इसका कोड टाइम है, टाइम को डिकोड करो, ई कटेगा, आई कटेगा, टी और एम बच गया, टी का मतलब 1 और एम का मतलब 3, यानी 13। 2013 में ये लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट आपका मनरेगा वाला है ना, एमजी नरेगा जो कहते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है, ये कब आया था, तो ये आया था 2006 में। इसका ऑब्वियस सी बात है, इसका ऑब्जेक्टिव ना भी पढ़ोगे तो भी इसके नाम से भी पता चल जाता है, वैसे बहुत फेमस ये स्कीम आया हुआ था, है ना, अभी भी जारी है। तो ये लॉन्च कब हुआ था भाई, ये लॉन्च हुआ था 2006 में। कैसे याद रखोगे, आपको पता है कि मनरेगा हो या फिर नरेगा हो, इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या होता है कि रूरल इलाके में जितने भी जो लेबर होते हैं उसको वेज प्रदान करना, है ना, उसको एम्प्लॉयमेंट प्रदान करना वेज दे करके, यानी कि मजदूरी, वेज मतलब मजदूरी। तो बता दो मनरेगा में इसका मेन पर्पस क्या होता है कि लोगों को मजदूरी मिल सके, सारे मजदूरों को मजदूरी मिल सके, मजदूरी को ही इंग्लिश में वेज कहते हैं। और आप ध्यान देना, इसका कोड वेज ही है, इसका कोड वेज ही है। मनरेगा का उद्देश्य है मजदूरों को मजदूरी देना, और इसका कोड मजदूरी यानी कि वेज ही है, ठीक है। तो वेज को डिकोड करो, डब्ल्यू कटेगा, ए कटेगा, ई कटेगा, जी का मतलब 6, यानी कि 2006, 1906 तो होगा नहीं, 2006, 2006 इसका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर है नेशनल मिशन ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और नैनो टेक्नोलॉजी की बात जब भी पूछ दे, आप कैसे ध्यान में रखोगे, ध्यान में रखना है कि नैनो टेक्नोलॉजी के तहत ही क्या किया गया था, टाटा कंपनी ने एक नैनो कार को बनाया था, याद है, नैनो कार को बनाया था कौन, रतन जी टाटा।
अब होता ऐसे है कि रतन जी टाटा नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत बार सोचते हैं, इतने बार सोचते हैं, एक अचानक सुबह को अवेक हो जाते हैं यानी कि उठ जाते हैं, जग जाते हैं नींद से, और इतने जोश में जगते हैं कि सीधा नैनो कार को निकाल देते हैं, है ना, अगले दिन ही नैनो कार को निकाल देते हैं। ये सारी स्टोरी आपने कभी ना कभी पढ़ी होगी इनके बारे में, रतन जी टाटा के बारे में, है ना। तो नैनो टेक्नोलॉजी जब भी पूछेगा, नैनो कार आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। नैनो कार कैसे बनाया गया? तो रतन जी टाटा जैसे ही नींद से अवोक हुए, अचानक बोले नहीं हमें नैनो कार बनानी है ना। अवेक हुए, अवोक हुए। ए कटेगा, डब्लू कटेगा, ओ कटेगा, ई कटेगा, बच गया के का मतलब 7, ठीक है, यानी कि 2007 में नैनो टेक्नोलॉजी आया था। यहाँ पर नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज के लिए पूरा नेशनल लेवल पर एक्शन प्लान बनाया गया। कब? 2018 में। भैया अगर आपको क्लाइमेट से सेफ रहना है, अगर क्लाइमेट से आपको सेफ रहना है, तब आपको क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, है ना। जब भी क्लाइमेट के जो कहते हैं कि प्रकृति के गुस्से से अगर आपको सेफ रहना है, तो आपको इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, चाहे बहुत तरीके का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन प्लान बनाना होगा, एक्शन लेना पड़ेगा। कब? जब आपको सेफ रहना है, क्लाइमेट से सेफ रहना है ना। तो सेफ को डिकोड करते हैं। एस का मतलब 0, ए कट जाएगा, ई कट जाएगा, एफ का मतलब क्या होता है? 8, यानी कि 08। 2008 में आया था क्या? नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है नेशनल पेंशन सिस्टम। अब नेशनल पेंशन सिस्टम को कैसे ध्यान में रखोगे, ज़रा देखो। इसको शॉर्ट में एनपीएस बोलते हैं। जॉब करोगे सब ये सारी बातें समझ में आ जाएगी, एनपीएस का मतलब होता क्या है। बीजेपी गवर्नमेंट जब जब आई है इसको हटाई है, लेकिन कई बार बीजेपी गवर्नमेंट इसको लागू भी करी है, जैसे 2004 में अटल जी की सरकार थी, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जब भी नेशनल पेंशन सिस्टम को लागू किया गया, तो बहुत सारे ऐसे सरकारी कर्मचारी रहे थे जो कि इस सिस्टम को जैसे ही देखे कि हाँ पहले कांग्रेस लाई थी, फिर बीजेपी ने हटा दी, जनता दल ने हटा दी, उसके बाद फिर से बीजेपी गवर्नमेंट ने लाया है, तो भाई इस चीज़ को देख करके लोग रो पड़े कि रे वाह अब तो हमें पेंशन मिलेगा। मान लिया जाए आप सरकार के कर्मचारी बन के ज़िंदगी भर रहे, पूरी जवानी बिता दिए, आपको बुढ़ापे के लिए इसका कोई अगर पेंशन नहीं मिलता है, आपको सुरक्षा नहीं मिलता है एक तरीके से, तब तो ये दिक्कत वाली बात है ना। पूरी जवानी आप गंवा दिए सरकार के काम करने के लिए, लेकिन आपके बुढ़ापे के लिए कोई सिक्योरिटी है ही नहीं, तो सिक्योरिटी मिलेगी कैसे भैया? जब आपको पेंशन मिलेगा। और जब भी नेशनल पेंशन सिस्टम को स्टार्ट किया गया, तब हर व्यक्ति रो पड़े थे, हर सरकारी कर्मचारी रो पड़े थे। क्या किए थे? रो पड़े थे। ध्यान रखना, नेशनल पेंशन सिस्टम को शॉर्ट में जो एनपीएस बोलते हैं, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना। तो एनपीएस लाया कब गया? 2004 में। कैसे ध्यान रखोगे? एनपीएस को जब भी लाया गया, नेशनल पेंशन सिस्टम को जब भी लाया गया, सारे सरकारी कर्मचारी खुशी के मारे रो पड़े थे, है ना, रो पड़े थे। ओ तो यहाँ से कट जाएगा क्योंकि वॉवेल है, आर का मतलब 4, यानी कि 2004 में लाया गया। क्लियर? अब डबल स्टार वाला है, इसको देख लो, इसके नाम से पता आपको नहीं चलेगा कि ये कह किसके बारे में रहा है, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर है पीएम पोषण योजना का क्या इसका ये है। पोषण का फुल फॉर्म होता है पोषण शक्ति निर्माण अभियान, ठीक है, देख रहे हो, पोषण शक्ति निर्माण अभियान। अब इसका इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर जो ये है मिड डे मील स्कीम जो है फर्स्ट टाइम 1995 में आया था। मिड डे मील स्कीम फर्स्ट टाइम 1995 में आया था। इसी को रिवैम्प किया गया। रिवैम्प करने का मतलब है इसी को का एक तरीके से नवीनीकरण किया गया, नया संस्करण इसका लाया गया, है ना, रिवैम्प किया गया। तो इसी का नाम दिया गया पीएम पोषण योजना। कब लाया गया? 2021 में। इसके तहत होता क्या है, बच्चों को स्कूल में एजुकेशन के साथ साथ उसके हेल्थ पर भी फोकस किया जाता है। हर एक स्कूल के बच्चों को फ्री में लंच प्रोवाइड कराया जाता है मिड डे मील की तहत, ठीक है। अब इस चीज़ को आप समझ गए। अब समझ गए ध्यान कैसे रखना है, ज़रा देखो, समझो कि यहाँ पर क्या है, जितने, मान लो आप एक वृद्ध व्यक्ति हो, बस इमेजिन करना है, वृद्ध व्यक्ति हो, आपके बहुत सारे नाती हैं, नाती मतलब समझ रहे हो, बहुत सारे नाती पोता हैं। तो नाती है, आपका नाती जो है किस लिए जाता है पता है? किस लिए आप अपने नाती को स्कूल भेजते हो? ताकि उसको पोषण मिल सके, है ना।
पोषण मिल सके, यानी कि अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन वाला भोजन मिल सके। गरीब लोग तो ऐसे ही करते हैं कि सरकारी स्कूल में अपने नाती को भेज दो। अपने नाती को स्कूल क्यों भेजते हैं? ताकि मिड डे मील में उसे अच्छे अच्छे खाने मिले, फ्री का लंच बिल्कुल ही फ्री का मिले, और उसका पोषण हो सके, उसका हेल्थ भी अच्छा रहे, और वो एजुकेशन को भी प्राप्त कर सके। तो बताओ, गरीब इंसान सरकारी स्कूल किसको भेजते हैं? अपने नाती को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? अपने नाती को। और फिर उस वृद्ध व्यक्ति के जगह पर आप खुद रख करके सोचो। नाती को डिकोड करो। ए कटेगा, आई कटेगा, एन का मतलब 2, टी का मतलब 1, यानी कि 21। 1921 तो हो नहीं सकता, इसलिए 2021 इसका आंसर है। क्लियर? तो पीएम पोषण को ध्यान में रखना, इसका ऑब्जेक्टिव भी आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, और ईयर भी 2021 नहीं भूलोगे। यहाँ पर है अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम को कब लाया गया? 2022 में। तो ये डिफेंस से रिलेटेड है ना। सोल्जर्स को रिक्रूट किया गया है, इसमें सैनिकों की भर्ती की गई है। अब यहाँ पर देखो, इसका ईयर 2022 कैसे ध्यान में रखोगे, मैं बताता हूँ। अग्निपथ स्कीम को जब लाया गया तो बहुत सारे लोग इसका क्रिटिसाइज किए, यहाँ तक कि बीजेपी से भी कुछ लोगों, मतलब बीजेपी नहीं बोल सकते, एनडीए में, है ना, एनडीए की गवर्नमेंट लाई है, लेकिन एनडीए का भी कई सारे ऐसे सहयोगी दल रहे जो इसका घोर निंदा किए थे, है ना। और क्या बोले थे कि सेना के साथ तो अन्याय हो रहा है, ये अग्निपथ स्कीम ला करके युवाओं के भविष्य को खराब किया जा रहा है। 4 साल की नौकरी दी जा रही है मात्र, है ना, और कई लोग तो शहीद हो जा रहे हैं। जो नए नए बच्चे भी जन्म करके खड़ा हुए हैं, एक तरीके से अपनी जवानी तक को ना देखे, वो अगर 4 साल की नौकरी करने के लिए सेना में गए हैं, तो एक तरीके से सेना के साथ अन्याय हो रहा है, हमारे देश के सेना के साथ अन्याय हो रहा है ना। तो अग्निपथ स्कीम जैसे आएगा समझ जाना, इसको तो बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज किए थे, और क्या बोल करके कि सेना के साथ अन्याय हो रहा है। सेना अन्याय को डिकोड करो। ई कटेगा, यहाँ से ए कटेगा, यहाँ से भी ए कटेगा, वाई ए वाई सारा कुछ कट जाएगा, सिर्फ बचेगा एस एन और फिर से एन। एस का मतलब 0, एन का मतलब 2 और एन का मतलब 2, यानी कि 022 22, यानी कि 2022 में अग्निपथ स्कीम को लाया गया। क्लियर? अब यहाँ पर है पीएम ई बस सेवा, इलेक्ट्रिक बस सेवा की बात कही जा रही है। यहाँ पर देखो, इसमें क्या किया गया कि अर्बन ट्रांसपोर्ट के बारे में है ये। डिप्लॉइंग 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस, 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को तैनात किया गया भाई। अब ज़रा देखो, इलेक्ट्रिक बस सेवा जब भी लाया गया तो बताओ किसका सबसे ज़्यादा नाम हुआ था? नरेंद्र मोदी का बहुत ज़्यादा नाम हुआ था, और साथ में नितिन गडकरी जी का नाम बहुत ही ज़्यादा हुआ था, है ना। तो इलेक्ट्रिक बस सेवा प्रोवाइड करने से बहुत ही ज़्यादा नाम कमाया था नितिन गडकरी ने, ठीक है, और हमारे प्रधानमंत्री ने भी। तो पीएम ई बस सेवा जब से स्टार्ट किया गया, बहुत ही सरकार का नाम हुआ था। सरकार का क्या हुआ था? बहुत ही ज़्यादा नाम हुआ था। नाम हुआ था तो देखो, डबल ए कट जाएगा, एन का मतलब 2 और एम का मतलब 3, यानी कि 2023 में लाया गया पीएम ई बस सेवा। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अब देखो, अमृत भारत स्टेशन स्कीम में क्या है, यहाँ पर ध्यान रखना, अमृत का कोई कोड नहीं लिया हूँ, क्योंकि अमृत नाम का एक अलग से स्कीम है, उसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर भारत स्टेशन, अब ज़रा देखो, भारत स्टेशन, भारत के, मान लो आप फॉरेन में रहते हो, मान लो आप फॉरेन में रहते हो, तो आप भारत के स्टेशन पर क्या कर रहे थे? आप अपने सनम का इंतज़ार कर रहे थे। भारत के स्टेशन पर आप अपने सनम का क्या कर रहे थे? इंतज़ार कर रहे थे। तो बता दो, भारत स्टेशन स्कीम जैसे दिख गया, आप समझ जाओगे कि अच्छा भाई, हम तो अपनी सनम का क्या कर रहे थे? भारत के एक स्टेशन पर इंतज़ार कर रहे थे। किसका? सनम का। सनम मतलब समझते हो, अपने प्यार का। तो यहाँ से ए और ए कट जाएगा। और वैसे भी आप में से मैक्सिमम लोग ये ना इस दौर से ज़रूर गुजरे होंगे, है ना, किसी ना किसी भारत के स्टेशन पर बैठ करके अपने सनम का इंतज़ार ज़रूर किए होंगे। तो सनम को डिकोड करो। एस का मतलब 0, एन का मतलब 2 और एम का मतलब 3, एम का मतलब 3, यानी कि 2023 में आया था भारत स्टेशन स्कीम, ठीक है। अमृत को यहाँ पर मत देखना, अमृत के लिए अलग सा एक स्कीम है जिसको हम कोड देखने वाले हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ट्रांसपोर्टेशन था, टू रीडेवलप एग्जिस्टिंग रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास की बात कही गई थी इस स्कीम के थ्रू। अब यहाँ पर हम करते हैं पीएम विश्वकर्मा। पीएम विश्वकर्मा स्कीम कब आया था? विश्वकर्मा का मतलब समझते हो,
जो लोहे का काम करते हैं, जो शिल्पकार होते हैं, है ना, जो अपने हाथों से बहुत कुछ बनाते हैं। तो इसका एम जो है क्या है, improving the quality as well as the reach of products and services of artisans and craftsmen। अब यहाँ पर क्या है कि जितने सारे शिल्पकार हैं और कारीगर हैं, उसके गुणवत्तापूर्ण जो उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके ऊपर फोकस किया गया था। तो पीएम विश्वकर्मा से ध्यान में रखना, बता दो जितने भी विश्वकर्मा हैं, हमारे देवता से रिलेट करते हैं इसको, ठीक है, विश्वकर्मा भगवान से रिलेट करते हैं। तो हमारे देश में विश्वकर्मा भगवान को तवज्जो कब से देना स्टार्ट किया गया। और फिर एक तरीके से विश्वकर्मा एक तरह से कास्ट भी होते हैं कई लोग, है ना। तो हमारे देश में विश्वकर्मा कास्ट के लोगों को किसके द्वारा एक तरीके से इज्जत दिया गया, समझो, उनके लिए कुछ अलग से सोचा गया। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा सोचा गया, है ना। उनके द्वारा उनको बहुत ज़्यादा सम्मान मिला इस स्कीम के थ्रू। किन्हें? आर्टिसंस को और क्राफ्ट्समैन को, यानी कि शिल्पकार को और कारीगरों को। तो इन्हीं लोगों को विश्वकर्मा समुदाय से जोड़ा जाता है। तो विश्वकर्मा समुदाय को किनके द्वारा सबसे ज़्यादा सम्मान मिला इस स्कीम ला करके? नरेंद्र मोदी के द्वारा। पीएम विश्वकर्मा, पीएम के द्वारा, है ना। तो नरेंद्र मोदी को शॉर्ट में बोलते हैं नमो। नमो को डिकोड करो, एन का मतलब 2 और एम का मतलब 3, यानी कि 2023 में आया था। नेक्स्ट है यहाँ पर डबल स्टार वाला है, देख लो। डबल स्टार वाला, इसका मतलब है कि इसका ऑब्जेक्टिव को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये 2025 में आया। इसका क्या पर्पस था? एजुकेशन इसका पर्पस था, जिसमें वन स्टॉप डिजिटल लाइब्रेरी इन इंडिया विथ इंस्टीट्यूशनल एक्सेस टू ग्लोबल रिसर्च इन वेरियस एकेडमिक डिसिप्लिन्स। कहने का मतलब है कि डिजिटल लाइब्रेरी को बस यहाँ पर समझना, डिजिटल लाइब्रेरी को, बाकी आप फुर्सत में पढ़ सकते हो इसको, कोई भारी भरकम चीज़ है नहीं। अब डिजिटल लाइब्रेरी को यहाँ पर ध्यान में रखना कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का ऑब्जेक्टिव था, है ना, एजुकेशन ही इसका ऑब्जेक्टिव था। अब ज़रा देखो, मान लिया जाए आप एक यूट्यूब चैनल खोल रखे हो और आपके यूट्यूब चैनल पर एक ही सब्सक्रिप्शन है, वन सब्सक्रिप्शन है, मात्र एक सब्सक्रिप्शन है ना, एक ही सब्सक्राइब कोई किया हुआ है। तो क्या वो नील नहीं है? बिल्कुल ही नील है, एकदम नील है ना। नील कहने का मतलब बिल्कुल ही नगण्य है, नेग्लिजिबल है। तो नील है बिल्कुल ही, है ना। तो नील इसका कोड हो गया। वन सब्सक्रिप्शन एग्जाम में देखोगे, अब बता दोगे अच्छा वन सब्सक्रिप्शन तो भाई ये तो नील के बराबर है, बिल्कुल 0 के बराबर है। तो नील इसका कोड बताया था सर ने। तो नील को डिकोड करो, आई यहाँ से कट जाएगा, है ना, आई कटेगा तो क्या बचेगा? आई कटेगा तो एन और एल, एन का मतलब 2 और एल का मतलब 5, यानी कि 25। 2025 में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम आया था, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन से मुझे पता चला आप में से कई ऐसे सारे स्टूडेंट हो जो फ़ायदा तो इस चैनल से उठा रहे हो, लेकिन भाई थोड़ा बहुत भी दया दिखाते हुए इसको सब्सक्राइब कर दो, है ना। और वीडियोस को लाइक करो, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है एक कंटेंट को बनाने में, खास करके इतना दिमाग लगाया जाता है इस कोड वाले में कि शायद ही कोई उतना टाइम दे आपके लिए। इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ तो सब्सक्राइब और लाइक तो ज़रूर बनता है ना। अब यहाँ पर नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट्स कब आया था? चाइल्ड लेबर के ऊपर एक प्रोजेक्ट कब आया था? तो 1987 में आया था। कैसे ध्यान में रखोगे कि भले ही 1987 में चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट आया था, लेकिन अभी भी चाइल्ड लेबर जो है, अभी भी जो चाइल्ड लेबर है वो इस चीज़ से हमारा देश अभी भी फेस कर रहा है। तो इसको इस तरीके से समझो कि चाइल्ड लेबर के लिए कौन से पेरेंट होते हैं जो भेज देते हैं अपने बच्चों को किसी भी फैक्ट्री में काम करने के लिए? बता दो, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी जो खतरनाक इंडस्ट्री होते हैं, हाजर्डस इंडस्ट्रीज़ होते हैं, उसमें अपने चाइल्ड को भेज देते हैं लेबर करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। कौन भेजते हैं? क्योंकि ऐसे पेरेंट भेजते हैं जो अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों को फेस कर रहे हैं, है ना। तो वैसे पेरेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत को फेस कर रहे हैं, वही अपने बच्चों को एज अ चाइल्ड लेबर किसी ना किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री में भेज देते हैं। तो इसका कोड क्या हो गया? फेस करना। फेस को डिकोड करो, ए कटेगा, ई कटेगा, एफ का मतलब 8 है, सी का मतलब 7 है, यानी 1987। 2087 तो हो नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पर नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। अब टीबी को एलिमिनेट करने की बात कही जा रही है। टीबी रोग जो होता है, क्षय रोग जो होता है, उसके एलिमिनेशन की बात कही जा रही है। तो ये कब आया था? ये प्रोग्राम आया था आपका 1997 में। कैसे ध्यान रखोगे? इसको ध्यान में रखना कि जिसको भी टीबी का रोग होता है उसे बाइक नहीं चलानी चाहिए, है ना। क्योंकि बाइक चलाओगे डस्ट लगेगा,
डस्ट लगेगा, छींकें आएगी, हो सकता है कि उससे आपको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। ब्रीदिंग का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है तो टीबी वाले रोगियों को आप देखे होंगे, आप फिर जानते होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे कि तुरंत ही मुंह से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि टीबी रोग के लोगों को बाइक नहीं चलानी चाहिए। टीबी रोगियों को क्या नहीं करनी चाहिए? बाइक नहीं चलानी चाहिए। बाइक को डिकोड करो, आई कटेगा, ई कटेगा, बी का मतलब 9 होता है, के का मतलब 7 होता है, यानी कि 1997 में ये आया था, 1997 में। नेक्स्ट है यहाँ पर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में आप लोग जरूर सुने होंगे, है ना। ये किसके लिए है तो ज़रा देख लो। ये स्कूल जो है, ये स्कूल कब आया था? तो 1997 में आया था। कैसे ध्यान में रखोगे? तो आपको पता होगा एकलव्य जो है एक ऐसे करेक्टर का नाम है जो महाभारत में आए थे, जो द्रोणाचार्य से सारी विद्या सीख लिए थे छुप छुप करके। इससे द्रोणाचार्य को गुस्सा आ गया था, तो उसने बोला कि आपको गुरुदेव गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? तो द्रोणाचार्य क्या करते हैं? उसका अंगूठा मांग लेते हैं ना। तो एकलव्य क्या करते हैं? अपने अंगूठे का पीस कर देते हैं, टुकड़ा कर देते हैं, है ना, और अंगूठे को गुरु दक्षिणा में दे देते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखोगे। एकलव्य ने अपने अंगूठे के साथ क्या किया था? उसका टुकड़ा कर दिया था, पीस कर दिया था। पीस का स्पेलिंग नहीं भी याद रखोगे तो समझ आना पी और सी ही होगा, क्योंकि सारे वावेल तो कट ही जाने हैं। ठीक है, तो अपने अंगूठे को टुकड़ा करके दे दिए। अब बताओ, सारे वावेल कट जाएंगे, पी और सी बचेगा। पी का मतलब 9 और सी का मतलब 7, यानी 1997 में आया था क्या? एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल आया था। नेक्स्ट यहाँ पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में ज़रा देखते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये SC ST और OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के बच्चों के लिए स्कूल खोला गया था, खास करके गर्ल चाइल्ड के लिए, है ना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। अब ये जब भी आएगा आप कैसे समझोगे? ज़रा देखो, कस्तूरबा गांधी के बारे में कौन नहीं जानता? ये महात्मा गांधी की पत्नी थी, है ना। महात्मा गांधी की जो पत्नी थी, महात्मा गांधी खुद ही धोती पहनते थे, लेकिन कस्तूरबा गांधी का हमेशा आप पिक्चर देखोगे वो साड़ी ही पहनती थी। तो बता दो, साड़ी कौन पहनती थी? कस्तूरबा गांधी। साड़ी को डिकोड करो भाई, साड़ी, साड़ी को डिकोड करो, साड़ी को साड़ी ही बोलते हैं। ए कट जाएगा, दोनों ई कट जाएंगे, बचेगा एस। एस का मतलब 0, आर का मतलब 4, यानी 1904 तो होगा नहीं, 2004 में आया था ये। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में आया था। ठीक है, अब 2014 से देखेंगे जितने सारे स्कीम आए हैं वन बाय वन। वीडियो लंबी हो सकती है, आप ब्रेक कर करके देखना, 15 मिनट करके देखना, 20-20 मिनट करके देखना, सब चीज़ों को याद कर लोगे। वैसे भी इसके ऊपर जो भी मैं टेस्ट, 1-2 टेस्ट तो बनेंगे ही, 2-3 तो बनाने की कोशिश करूँगा। तो छोटे छोटे टुकड़ों में देखना और फिर टेस्ट लगाना। वैसे भी टेस्ट में आपका मेंशन होगा जब भी मैं ग्रुप में दूंगा तो, कि कहाँ तक आपको वीडियो देखना है। ठीक है, यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन कब आया था? स्वच्छ भारत मिशन 2014 में आया था। इस पर डबल स्टार नहीं लगा, इसका मतलब इसका ऑब्जेक्टिव जो है इसी के नाम में स्पष्ट हो जाता है ना। इसमें क्या होता था? खुले में शौच का उन्मूलन करना था, एलिमिनेट करना था, स्वच्छता पे ध्यान देना था। मोदी जी सबसे बड़ा काम किया मुझे लगता है ये वाला, लोगों को जागरूक करने का। अब जरा देखो, ये आया कब? 2014 में। कैसे ध्यान में रखोगे स्वच्छ भारत मिशन? तो स्वच्छ भारत मिशन को ऐसे ध्यान रखोगे कि लोग डर से खुले में शौच नहीं करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन में पता है कई बार ऐसी घटनाएं घटी हमारे देश में कि कोई बंदा खुले में शौच कर रहा था, उसका कोई लोटा लेकर भाग गया, उसका कोई धोती लेकर के भाग गया, उसका कोई पैंट लेकर के भाग गया। अब ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती थी, तो लोग समझ जाते थे भैया खुले में शौच करेंगे तो आजकल के युवा लोग हमारे कपड़े लेके भाग जाएंगे। तो इसी डर से लोग क्या करने लगे? स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ गए, है ना, और खुले में शौच नहीं करने लगे। खुले में शौच नहीं करने लगे, किस लिए? डर से, ताकि लोग हमें परेशान ना करें। डर को डिकोड करो। डी का मतलब यहाँ पर 1, ए तो कट जाएगा, आर का मतलब यहाँ पर 4, यानी कि 2014। ठीक है, 2014 में आया था स्वच्छ भारत मिशन। नेक्स्ट है डबल स्टार वाला, इसका मतलब इसका मीनिंग आपको जानना जरूरी है। मीनिंग यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव जानना जरूरी है। हाँ, जनधन योजना है। जनधन योजना का मतलब है फाइनेंशियल इंक्लूजन। हो सकता है आपको पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन ऐसी योजना है या फिर स्कीम है जिसमें से करोड़ों लोगों का बैंक अकाउंट खुला था? तो ये जनधन योजना है। ठीक है, जिसका फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है ये इसका पर्पस था। कैसे ध्यान में रखोगे? ऐसे कि अच्छा, आपको भी पता है कि जब तक सारे गरीबों के पास अपना अकाउंट नहीं होते थे, क्योंकि बैंक का रूल रेगुलेशन यही था कि भैया अकाउंट में आपको कुछ पैसे रखने होंगे, अदरवाइज वो अकाउंट जो है वो बंद हो जाएगा, है ना, ऐसा हुआ भी करता था। तो वैसे गरीब लोग
जिसके पास कोई अकाउंट नहीं हुआ करता था उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सबसे बड़ा अगर काम मैं कहूँ मोदी जी का यही हुआ था, क्योंकि ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की तरह अगर इसमें नहीं होता, मतलब अकाउंट नहीं होते गरीबों के पास, तो गरीब के पास जो मोदी पैसा पहुंचाना स्टार्ट किए, जो किसानों के पास पहुंचाना स्टार्ट किए, वृद्ध महिलाओं के पास जो पेंशन पहुंचाना स्टार्ट किए, वृद्धा पेंशन, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है ना। तो सबसे बड़ा अगर मैं काम मानता हूँ तो इसी को मानता हूँ, क्योंकि दलाल लोग ब्लॉक में बैठे रहते थे और ठग के खा जाते थे। हमारे गांव की भी यही कहानी है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जनधन योजना के थ्रू बहुत सारे बैंक अकाउंट खुले, इसलिए गरीबों के नज़र में मोदी का बहुत ही ज़्यादा आदर और सम्मान बढ़ गया। तो जनधन योजना से ध्यान रखना, जनधन योजना में क्या हुआ था, बहुत सारे बैंक अकाउंट खुले थे और इसी की वजह से लोगों ने क्या किया, लोगों के नज़र में मोदी के लिए बहुत ही ज़्यादा आदर सम्मान बढ़ गया है ना। तो आदर इसका कोड है। आदर को डिकोड करो, सारे एक काट दोगे, डी का मतलब एक और आर का मतलब 4, यानी कि 2014 में आया था जनधन योजना। यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट है आपका मेक इन इंडिया। अब मेक इन इंडिया में भैया कुछ भी बनाओ, इंडिया में ही बनाओ। दारू भी अगर आपको बनाना हो तो इंडिया में ही बनाओ। तो मेक इन इंडिया स्कीम के तहत लोग दारू भी इंडिया में बनाने लगे, है ना। दारू भी इंडिया में बनना स्टार्ट हो गया। मेक इन इंडिया में दारू भी इंडिया में बनना स्टार्ट हो गया। ए यहाँ से कट जाएगा, यू कट जाएगा, डी का मतलब एक और आर का मतलब 4, यानी 2014 में आया था मेक इन इंडिया। चलिए यहाँ तक समझ गए। स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन में क्या है ज़रा देखो। देखिए, जब तक आपके पास स्किल नहीं होगा आप अपने लाइफ में स्टार बन ही नहीं सकते, है ना। आप अपने लाइफ में स्टार बन ही नहीं सकते। तो अगर आपको स्टार बनना है तो आपको अपना स्किल इम्प्रूव करना पड़ेगा, है ना। आपको अपना स्किल इम्प्रूव करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है जब भी आपको स्टार बनना है, सुपर स्टार बनना है, स्टार बनना है, तो आपके स्किल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो स्टार को डिकोड करो, ए कट जाएगा, इसका मतलब 0, टी का मतलब 1 और आर का मतलब 4, यानी कि 2014, ठीक है। तो स्किल इंडिया मिशन 2014 में आया था। नेक्स्ट आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना। अब इसका पर्पस को जान लो कि इसको डेवलप करना था, है ना, आदर्श गांव। इसमें क्या किया गया था कि सांसद जितने थे, जितने सारे एमपीज थे, है ना, जितने सारे एमपीज थे उनको बताया गया था कि आप एक ना एक गांव को गोद लेंगे और उसका बहुत ही ज़्यादा विकास करने पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो यही इसका पर्पस था, सांसदों ने गाँवों को गोद लिया था। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना का पर्पस आप समझ गए। अब ज़रा देखो, मान लिया जाए कि आप सांसद बने हो और किसी गांव को अडॉप्ट कर लिए, तो सबसे पहला काम आपका क्या था। आपका सबसे पहला काम ये था कि सबसे पहले सारे पब्लिक का आधार कार्ड बनवाना था, है ना। मान लिया जाए, ये उस समय की मैं बात कह रहा हूँ, है ना, जब आधार कार्ड का इतना ज़्यादा महत्ता नहीं था, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था, ठीक है। तो सांसद जब भी बने हो और किसी ग्राम को आदर्श बनाना है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे भैया, सारे स्कीम का फ़ायदा अगर पहुंचाना है पब्लिक तक, तो उसके लिए तो आधार कार्ड बनवाना होगा ना पब्लिकों का। तो आधार बनवाए थे, आप सबका आधार बनवाए थे। अब आधार को डिकोड करो, सारे ए कट जाएगा, एच भी कटेगा, ए भी कटेगा। एच इसलिए कटेगा क्योंकि सी और एस के साथ जब रहता है एच तब नहीं कटता, बाकी समय में एच कट जाता है। अब डी का मतलब 1 और आर का मतलब 4, आर का मतलब 4, इसका मतलब 2014 में आया था सांसद आदर्श ग्राम योजना। नेक्स्ट है आपका श्रमेव जयते योजना, श्रमेव जयते योजना। अब कहने का मतलब है कि श्रम करने वालों का जय हो, इसका यही मतलब हुआ, है ना, कि मेहनत का जय हो। तो यहाँ पर क्या है कि जब तक आपको कब कहा जाता है कि आप भैया बहुत ज़्यादा श्रम किए हो, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की हो, कब कहा जाता है कि आप हार्ड लेबर हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, कब कहा जाता है, तब कहा जाता है जब आप काम करते करते थक जाते हो। ऐसा तो नहीं कि काम पे आया, लेट गया मस्त आराम से, तब आपको कहा जाएगा कि हाँ आप बहुत ज़्यादा श्रम की हो, बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, नहीं ना। जब तक आप थकते नहीं तब तक आपको श्रमिक नहीं समझा जाता और तब तक आपकी जय भी नहीं होती, है ना। तो वैसे श्रमिक जो बहुत ही ज़्यादा टायर हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं, टायर का मतलब थकना होता है, तो जब आप थक जाते हैं तो वैसे श्रमिक की जय होती है ना। तो श्रमेव जयते का कोड है टायर हो जाना, थक जाना। आई कटेगा,
ई कटेगा, टी का मतलब 1 और आर का मतलब 4 यानी कि 2014। ठीक है। नेक्स्ट आपका नमामि गंगे प्रोग्राम। अब ये इसकी शुरुआत जो हुई थी राष्ट्रीय गंगा योजना, ये 1985 में हुई थी, लेकिन आज तक इसने कोई काम नहीं किया। सिर्फ नेता लोग मिल करके सारे पैसे मिल बांट करके खा गए थे, कांग्रेस के ज़माने की बात है ये। ठीक है। लेकिन फिर से इसका नाम चेंज करके, राष्ट्रीय गंगा योजना का नाम चेंज करके नमामि गंगे प्रोग्राम किया गया और इसके थ्रू माँ गंगा को क्लीन करने का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। तो क्लीन एंड प्रोटेक्ट रिवर गंगा। ठीक है। अब यहाँ पर नोट में लिख दिया हूँ कि ये नेशनल गंगा प्लान का ही नया रूप है नमामि गंगे, लेकिन आपसे 1985 वाला नहीं पूछेगा, नमामि गंगे प्रोग्राम पूछा जाएगा, है ना, कि कब स्टार्ट हुआ। तो आप बताओ, माँ गंगा को हम क्या करते हैं? माँ गंगा के धार को ही तो हम प्रणाम करते हैं, नमामि करते हैं। माँ गंगा के धार मतलब समझते हो, जो उसका स्ट्रीम है, जो फ्लो करता है ना, उसके धार को ही तो हम प्रणाम करते हैं। तो माँ गंगा के धार को ही हम नमामि करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो धार इसका क्या हो गया? धार इसका कोड हो गया। एच कटेगा, ए कटेगा, डी का मतलब 1 और आर का मतलब 4 यानी 14 में 2014 में नमामि गंगे प्रोग्राम को लाया गया। अब डबल स्टार वाला है, इसको ध्यान देना। इसको क्या ध्यान देना है? दीनदयाल के नाम से बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं स्कीम। ठीक है। तो यहाँ पर दीनदयाल से हम कुछ भी चीज़ रिलेट नहीं करेंगे, ऐसे रिलेट करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय तो पूरा नाम ही है। इसमें है ग्रामीण कौशल योजना। ग्रामीण कौशल पर ध्यान देना। क्या है? ग्रामीण कौशल पर। अब डबल स्टार है, इसका मतलब है कि इसका ऑब्जेक्टिव को ध्यान से पढ़ना। ग्रामीण कौशल योजना में क्या किया गया था कि रूरल यूथ, खास करके जो बीपीएल के थे, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के जो यूथ थे, एससी एसटी कैटेगरी के थे, इनको किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा जब इनके स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी, इनको स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है। तो यही इसका क्या था? ग्रामीण कौशल। ग्रामीण का मतलब गांव। ठीक है भाई। कौशल का मतलब स्किल की ट्रेनिंग, है ना। स्किल की ट्रेनिंग गाँवों में किसके लिए? बीपीएल के जो मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के जो यूथ थे उनके लिए, और एससी एसटी से रिलेटेड जो रूरल यूथ थे, इनके लिए ये स्कीम लाया गया था। तो नाम में भी आपको पता चल होगा, ग्रामीण कौशल युवाओं के लिए है। दूसरी बात की गांव के युवाओं के लिए है, स्किल ट्रेनिंग की बात है। और गांव में भी किसके लिए? बीपीएल एंड एससी एसटी कैटेगरी के लिए। ठीक है। तो इसके लिए कैसे आप ध्यान रखोगे? इसके लिए आप ऐसे ध्यान रखोगे कि हमारे गांव में एक कुशल डॉक्टर रहते थे। हमारे गांव में एक कुशल डॉक्टर रहते हैं या फिर रहते थे। डॉक्टर को शॉर्ट में डीआर लिखते हैं। तो बता दो, डीआर लिखते हैं तो क्या होगा? ये डीआर को अगर हम डिकोड करेंगे तो डी का मतलब होता है 1 और आर का मतलब होता है 4 यानी कि 14। 2014 में आया था क्या? 2014 में आया था दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो सिर्फ ग्रामीण कौशल को ध्यान रखना, ग्रामीण कौशल को, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे बहुत सारे स्कीम हैं। ठीक है। तो ग्रामीण कौशल, हमारे ग्राम में एक कुशल डॉक्टर साहब हैं, है ना। डॉक्टर को डिकोड के 2014 आ गया। अब देखते हैं 2015 से रिलेटेड जितने सारे स्कीम्स थे। यहाँ पर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसी के अंदर एक और था सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या का मतलब भी होता है बालिका, है ना। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ही एक हिस्सा है। ठीक है। तो दोनों का ईयर भी सेम होगा, 2015। अब जरा बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलूँ और फिर सुकन्या समृद्धि बोलूँ। देखो, आपको अपनी बेटी को पढ़ाना चाहिए डेली बेसिस पर अपनी बेटी को पढ़ाना चाहिए। ठीक है। अपनी सुकन्या को मतलब उसके समृद्धि के लिए, उसके उन्नति के लिए आपको डेली प्रयास करनी चाहिए, तो डेली इसका क्या हो गया? बेटी को पढ़ाओ डेली, और अपनी सुकन्या यानी अपनी बेटी, अपनी बालिका को उसके समृद्धि के लिए डेली प्रयास करो, है ना। तो डेली इसका कोड हो गया। डेली को डिकोड करोगे सारे वावल कट जाएगा, लास्ट में वाई भी कटेगा, और डी का मतलब 1 और एल का मतलब 5 यानी कि 2015 में आया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और फिर सुकन्या समृद्धि योजना। नेक्स्ट यहाँ पर पीएम मुद्रा योजना, जो स्मॉल बिजनेसमैन है उसको लोन देने का काम किया था पीएम मुद्रा योजना। अब जरा देखो, पीएम मुद्रा, अब मुद्रा का अलग अलग मीनिंग होता है। मुद्रा का करेंसी भी होता है जो कि यहाँ पर सार्थक है, लेकिन मुद्रा
पता है हमारे पीएम साहब बहुत ही ज़्यादा योग मुद्रा में रहते हैं, मतलब योगा वगैरह करते हैं, योगा करते हैं, तो योग मुद्रा में भी उनको देखा जा सकता है। हमारे पीएम को योग मुद्रा में भी देखा जा सकता है, कई बार देखा गया है। 21 जून को भी देखा गया है ना, मतलब योगा दिवस में भी। तो बता दो, पीएम जो मुद्रा में रहते हैं, योग मुद्रा में, वो कहाँ रहते हैं? अपने आवास में। उनका आवास कहाँ है? दिल्ली में। तो दिल्ली में पीएम मोदी को अपने योग मुद्रा में देखा जा सकता है। कहाँ पर? दिल्ली में। दिल्ली को रिकॉर्ड करो, एच भी कटेगा, आई भी कटेगा, ई भी कटेगा, डी का मतलब 1 और एल का मतलब 5, यानी 2015 में पीएम मुद्रा योजना आया था। नेक्स्ट है उजाला योजना। उजाला है और उज्ज्वला है, तो दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट देख लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं उजाला बता रहा हूँ, इसमें डबल स्टार इसलिए है क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव जानना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे ध्यान रखोगे? देखो जरा, इसका होता है कि एलईडी बल्ब को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ताकि, और वो भी लो प्राइस में, इसलिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम हो सके। आप देखोगे 3-3 वाट का, 9 वाट का, 6 वाट का, इस तरीके से जो बल्ब रहता है काफ़ी ज़्यादा लाइट देता है। जबकि जो फिलिप्स वाला जो वो क्या बोलते हैं, येलो कलर का जो लाइट निकलता है ना, उसमें देखना कितना ज़्यादा कंज्यूम होता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन एलईडी बल्ब कम प्राइस पे दिया गया ताकि इसका कंजम्पशन कम हो सके इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। यही इसका पर्पस था, उजाला हो सके चारों तरफ। उजाला, इसका नाम भी देखो कितना सटीक है। एलईडी बल्ब हम जलाते हैं, चारों तरफ उजाला होता है कि नहीं? और बिना एलईडी बल्ब वाला जो रहेगा उसको देखना, उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि भाई चारों तरफ येलो येलो कलर का रहेगा ना, उजाला नहीं होता। तो उजाला अगर करना है तो एलईडी बल्ब को लगाना पड़ेगा, है ना। तो वैसे भी उजाला का फुल फॉर्म देख लो, यहाँ पर है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, है ना, इसका फुल फॉर्म है। ये 2015 में आया था, कैसे ध्यान में रखेंगे? जरा देखो, एलईडी को बांटा गया था उजाला योजना के तहत। एलईडी का जरा उल्टा देखो, एलईडी को जरा उल्टा करके देखो, एलईडी का उल्टा करके देखते हैं तो DEL आता है, DEL आता है। अब DEL ही इसका कोड है। अब जरा देखो, DEL अगर इसका कोड है तो E को काटेंगे, D का मतलब क्या? 1, और L का मतलब क्या? L का मतलब आपका 5, यानी कि 2015। तो 2015 में आया था उजाला योजना, इसके नाम में ही छुपा था। एलईडी को बस उलट करके इसका कोड समझ लेना। यहाँ पर है अटल पेंशन योजना। एक था NPS, जो मैं आपको बार बार फोकस कर रहा था कि इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखना, नेशनल पेंशन सिस्टम, है ना, NPS। वो 2004 में लाया गया था, है ना। सब लोग क्या किए थे? रो पढ़े थे नेशनल पेंशन योजना की तरह, तो उसका तो रो था क्या? उसका कोड था रो। यहाँ पर अटल पेंशन योजना है, अटल पेंशन योजना। इसमें क्या किया जाता है कि 18 से 40 वर्षों के लोगों को मंथली पेंशन के रूप में कुछ दिया जाता है, ठीक है, कुछ पैसे वगैरह दिया जाता है। तो अटल पेंशन योजना है ये। अब यहाँ पर अटल पेंशन योजना है तो इसके नाम में ही अटल है, इसके नाम में ही अटल है, और इसका कोड भी अटल है। अब अटल को देखो, डिकोड करो, T का मतलब 1 और L का मतलब 5, यानी 2015, ठीक है। 2015 में आया था अटल पेंशन योजना, क्लियर। एक और पेंशन था, मैं बता दिया, उसका रो था, रो गए थे लोग खुशी के मारे, है ना, NPS देख करके, नेशनल पेंशन सिस्टम को देख करके। अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, अब यहाँ पर PM जीवन ज्योति बीमा योजना है। और एक तरीके से फिर से आ गया दीनदयाल उपाध्याय वाला। नाम आपको नहीं देखना है, PM नहीं देखना है, दीनदयाल उपाध्याय, ये सब चीज़ को इग्नोर करके चलना है, ये सब चीज़ को इग्नोर करके चलना है। PM, दीनदयाल उपाध्याय, ये सब है ना। मेन पॉइंट को जहाँ मैं पकड़ने बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रखना। यहाँ पर है जीवन ज्योति, और यहाँ पर भी क्या है? ग्राम ज्योति। यहाँ पर क्या है? ग्राम ज्योति। अब आप एक गांव में रहते हो, आप एक गांव में रहते हो, और आपके जीवन में एक ज्योति नाम की कोई महिला आई है, आपके जीवन में कोई ज्योति नाम की महिला आई है। डेली आपको बहुत प्यार करती है, डेली आपके लिए खाना बनाती है, डेली आपके लिए मेहनत करती है, आपके बिजनेस में आपको सपोर्ट करती है, आपकी पढ़ाई में आपको सपोर्ट करती है। वो वाली ज्योति नहीं जो छोड़कर चली गई थी DM बनने के बाद, याद है ना, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी वो। तो वो वाला ज्योति नहीं, बस आपको अगर उस ज्योति से आप रिलेट करके देख रहे हो तो रिलेट करो। देखो कि आप एक ग्राम से बिलोंग करते हो, आप एक ग्राम से बिलोंग करते हो, आपके जीवन में एक ज्योति आई थी जो आपको डेली परेशान करती है, डेली परेशान करती है, ठीक है। तो डेली इसका कोड हो गया, डेली को डिकोड करोगे, A और Y कट जाएगा, D का मतलब 1 और L का मतलब 5, यानी 2015। तो इस दोनों के लिए क्या है? 2015। किसके किसके लिए? जीवन ज्योति बीमा और ग्राम ज्योति, ठीक है। ग्राम ज्योति बोलूँ या फिर जीवन ज्योति बोलूँ, दोनों का कोड डेली है, डेली को रिकॉर्ड के 2015 आ गया, ठीक है।
अब यहाँ पर जीवन ज्योति बीमा योजना में देखो 18 से 50 वर्ष की आयु के लिए 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कराया गया। और यहाँ पर ग्राम ज्योति है, तो देखो ग्राम ज्योति में क्या कहा गया है, ग्राम, ग्राम यानी कि गांव, गांव की बात है, रूरल बात है। ज्योति, और जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी तो आपके घर में ज्योति कैसे आएगी, है ना। ज्योति कहने का मतलब लाइट कैसे आएगी, समझ गए। तो इसका पर्पस भी इसके नाम में थोड़ा सा छुपा हुआ था। क्लियर। और यहाँ पर बीमा था, देखना ध्यान देना, यहाँ पर बीमा था, यहाँ पर ज्योति है सिर्फ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम सुरक्षा बीमा योजना। सुरक्षा, सुरक्षा को बस कैच करके रखना, बाकी चीज़ को भूल जाओ, सुरक्षा को। अब सबसे ज़्यादा सुरक्षा कहाँ की महिलाओं को नीड है, दिल्ली की महिलाओं को। आप तो शुरू से जानते होंगे दिल्ली के किस्से, है ना। तो दिल्ली में सुरक्षा का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ाम किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में सुरक्षा की बहुत ज़्यादा नीड है। दिल्ली को डिकोड करोगे, ई कटेगा, एच कटेगा, आई कटेगा, डी का मतलब 1 और एल का मतलब 5 यानी 2015। ठीक है। फिर स्मार्ट सिटी स्कीम। अब ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली तो बहुत ही स्मार्ट सिटी है। ठीक है, दिल्ली एक ऐसा सिटी है, दिल्ली एक ऐसा सिटी है जिसमें बहुत ही स्मार्ट लोग रहते हैं, बहुत ही स्मार्ट लोग रहते हैं। अब इसको डिकोड करो, सारे पॉइंट कटेंगे। डी का मतलब 1 और एल का मतलब 5 यानी कि 2015 में स्मार्ट सिटी स्कीम भी आया था। नेक्स्ट आपका अमृत। देख रहे हो अमृत का कैसे मैं ध्यान में नहीं रखने बोला था। अमृत एक अलग ही प्लान है, अलग ही योजना है। इसका फुल फॉर्म क्या है देख लो, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अब जरा भाई देखो, अमृत को बस इतना ही पूछ देगा। डबल स्टार क्यों है, क्योंकि अमृत से आप पकड़ नहीं पाओगे कि ये किसके बारे में है। अमृत योजना जो है ये किसके बारे में है, तो जरा देख लो। यहाँ पर है वाटर से रिलेटेड, अर्बन वाटर की बात कही जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ध्यान रखना। तो अर्बन में वाटर सिस्टम जो है उसको रिजुनेट करना इसका मेन काम था। मतलब कि शहरी जल की परिस्थितियाँ जो थी उसको क्या करना था, जैसे नल लगवाना था, संरक्षण देना था, बाढ़ को कम करने के बहुत तरीके सोचना था। तो अमृत का यही, अमृत प्लान का यही सारे ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, अब जरा देखो अमृत से बस इतना ध्यान रखना, अमृत से बस इतना ध्यान रखना। अमृत है ना, अमृत, अमृत है और फिर अमृत एक ही बात है। अमृत है, इसका मतलब क्या है, अमृत का मतलब देखो दाल। हमारे बच्चों के लिए दाल अमृत के समान होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। क्योंकि 14 वर्ष की आयु तक अगर आप उसको प्रोटीन नहीं दोगे तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कहा जाता है, बायोलॉजी में भी पढ़े होगे कि 14 वर्ष की आयु तक कम से कम बच्चों को दाल बहुत भरपूर मात्रा में खिलानी चाहिए। क्यों, क्योंकि दाल में बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो हर बच्चों के लिए दाल क्या होता है, अमृत के समान होता है। तो अमृत जैसे आ जाएगा, दाल आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। दाल को डिकोड करो, दोनों एक कर जाएंगे, डी का मतलब 1, एल का मतलब 5 यानी 2015 इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हृदय स्कीम। हृदय स्कीम भी में भी डबल स्टार है, क्योंकि सिर्फ हृदय स्कीम पूछेगा, इसका ऑब्जेक्टिव पूछ देगा तो आप बता नहीं पाओगे। इसका फुल फॉर्म होता है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन का मतलब बढ़ावा देना, विकास करना, है ना। और वाई से योजना। तो डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज सिटीज़, जितने भी हेरिटेज सिटीज़ हैं उसको क्या करना है, विरासत के शहरों का विकास करना इसका काम है। तो हृदय देख लो, हृदय को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दिल बोलते हैं। तो दिल ही इसका क्या है, दिल ही इसका कोड है भैया। आई को काट दोगे, डी का मतलब 1 और एल का मतलब 5 यानी कि 2015 इसका आंसर हो गया। सबसे आसान था ये। यहाँ भी डबल स्टार है। उदय स्कीम अगर पूछ देगा कैसे ध्यान में रखोगे, तो उदय का मतलब क्या था देखो, फाइनेंशियल टर्न अराउंड ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ऑफ पब्लिक सेक्टर। मतलब पब्लिक सेक्टर के जितने सारे पावर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले कंपनी हैं उसका एक तरीके से कायाकल्प करना, है ना, उसका उद्धार करना, एक तरीके से उसके उन्नति के बारे में सोचना, फाइनेंशियल उन्नति के बारे में सोचना। मतलब जैसे कि मैं इसका एग्जांपल लूँ, डीवीसी। डीवीसी हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करती है कि नहीं करती है, ये कंपनी है डीवीसी, है ना, जिसको दामोदर घाटी वैली कॉरपोरेशन बोलते हैं। तो कहने का मतलब वही सारे पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज है जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं उसके बारे में, उसके भलाई के बारे में, टर्न अराउंड के बारे में, कहने का मतलब उसके कायाकल्प के बारे में ये स्कीम लाया गया था। उदय, उदय, ठीक है। तो उदय का आप समझ गए कि क्या काम था। तो डबल स्टार है, इसका ऑब्जेक्टिव आप समझ गए। अब ज़रा देखो इसके ईयर को कैसे ध्यान में रखोगे। तो उदय नाम का एक लड़का है, उदय नाम का एक लड़का है जो ली के कपड़े पहनता है। ली का मतलब, ली ब्रांड है एक,
है ना, LEE ली एक ब्रांड है। तो उदय नाम का लड़का जो है वो ली ब्रांड का सारे कपड़े पहनता है। तो उदय में भी आपका छुपा हुआ था उदय और ली, है ना। अब उदय को डिकोड करो, यू कटेगा, ए कटेगा, वाई कटेगा, और यहाँ से दोनों ई कट जाएंगे। मतलब कि डी का मतलब 1, एल का मतलब 5, यानी 2015 इसका आंसर हो गया। चलिए सर, ये भी बहुत आसान था। फिर आपका डिजिटल इंडिया मिशन। अब डिजिटल से एक और आया था आपका, है ना, उस समय भी आप अच्छा, डिजिटल से अभी तक नहीं आया है, यही मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था बार बार। देखो यहाँ पर क्या है, डिजिटल इंडिया मिशन, इसमें डबल स्टार है, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव को पढ़ना जरूरी है। मेकिंग ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल टू द पब्लिक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या किया गया कि जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके को वहाँ पर उपलब्ध कराना इसका मेन फोकस था। कहने का मतलब है कि बहुत सारे टीचर हैं उसको टैब दिया गया कि भैया आप टैब चलाना सीखो, इसके थ्रू आप अपने अटेंडेंस को मॉनिटरिंग करो। आप फिर कहो कि जैसे आप रेलवे में जाते हो तो रेलवे में टीटी के पास देखते हो, पहले आते थे पेपर लेकर के साइन करके चले जाते थे, पैसा लूट करके चले जाते थे। अब इलेक्ट्रॉनिक को बढ़ावा मिल गया है। क्यों? ताकि इससे क्या होगा, धांधली कम होगा, है ना, सरकार के कोष में पैसे ज़्यादा जाएंगे इससे। तो कहने का मतलब है कि डिजिटल इंडिया मिशन आया कब, इसका ऑब्जेक्टिव आप समझ गए, आया कब, 2015 में। कैसे ध्यान रखोगे, सिर्फ डिजिटल को देख करके अब ध्यान में ला सकते हो, सिर्फ स्टार्टिंग वाला डी और एल को ध्यान में रखना, बाकी को ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हाईलाइट कर दिया हूँ डी और एल को। डी और एल, डिजिटल इंडिया मिशन में डी और एल को ध्यान में रखना। डी का मतलब 1 और एल का मतलब 5, यानी 2015 में आया था, ठीक है, इसी को ध्यान में रखोगे। फिर है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 में आया था। इसमें क्या किया गया था कि इन ऑपरेटिव गोल्ड जितने हैं, जैसे बहुत सारी महिलाओं के पास बहुत सारे सोना होते हैं ना, तो उसको क्या किया गया, घर में रखने के बजाय बैंक में अपना एक लॉकर खरीद लिया, है ना, उसको मोनेटाइज कर दिया। उसके ऊपर उसको घर बैठे ही क्या मिलता है, एक तरीके से उसको उसके ऊपर टैक्स मिलता है, एक तरीके से उसका इंटरेस्ट मिलता है ना, ब्याज मिलता है। तो प्रोडक्टिव वर्क में भी लगाना, इसको क्या किया गया, इसी का नाम दिया गया गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। अब यहाँ पर समझो, गोल्ड, गोल्ड जैसे आ जाएगा समझ आओगे कि अच्छा तोला में हम किसको मेजर करते हैं, नहीं बोलते हैं 1 तोला सोना, 2 तोला सोना का दाम इतना बढ़ गया, 1 तोला में 10 ग्राम होता है शायद, है ना, 10 ग्राम होता है। अभी तो शायद 85,000 रुपये के आसपास पहुँच चुका है, बहुत ही ज़्यादा महंगा सोना है। अब कहोगे सर आप इतना अपडेटेड कैसे हो, भैया मैं क्यों हूँ ये बात की बात है, ठीक है। बस इतना समझो, सोना को आप तो इतना ज़रूर सुने होंगे कि 1 तोला सोना, 2 तोला सोना, इस तरीके से मेजर किया जाता है। गोल्ड को तोला से नापा जाता है ना। ओ को काट दो, ए को काट दो, टी का मतलब 1 और एल का मतलब 5, यानी 2015 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर डबल स्टार वाला देखो, फेम इंडिया स्कीम, ये इसका फुल फॉर्म देख लो, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स इन इंडिया। अब फेम आ जाएगा, समझ जाना, फेम आ जाएगा, इसका मतलब ये हाइब्रिड व्हीकल के बारे में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बताया जा रहा है, 2015 में आया था, ठीक है। देखो कैसे ध्यान में रखोगे, इसको ध्यान में रखना है कि फेम, फेम का लिटरल मीनिंग क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है नेम फेम, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाना, फेमस को शॉर्ट फॉर्म में फेम बोलते हैं, फेमस हो जाना, ठीक है। तो जो लोग बहुत ही ज़्यादा आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके टोले मोहल्ले में बहुत ही ज़्यादा स्टाइल मारते हैं लोग, वो ज़्यादा फेम नहीं हो जाता, पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय नहीं बन जाता। जैसे मान लिया जाए कोई ऐसी नई नई महिला आई है जो बिल्कुल ही स्टाइल मारती है, पूरा एकदम, मतलब लड़कों वाला पूरा एकदम अंदाज है उसका, है ना, टॉम बॉय की तरह, और बिल्कुल इतना स्टाइल मारती है, इतना ज़्यादा मेकअप थोप लेती है, इतना ज़्यादा स्टाइल मारती है कि भैया हर जगह उसका चर्चा होता है, और इस तरीके से वो फेमस हो जाती है, यानी फेम हो जाता है उसका, है ना, बहुत ही ज़्यादा फेम हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाती है। फेम आ गया, समझ जाना, अच्छा स्टाइल मारने वाले जल्दी फेम होते हैं, तो स्टाइल इसका कोड हो गया। स्टाइल को डिकोड करो, वाई कटेगा, ई कटेगा, एस का मतलब क्या होता है 0, टी का मतलब क्या होता है 1, और एल का मतलब क्या होता है 5, यानी कि 2015 में आया था फेम इंडिया स्कीम, ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या, पीएम कृषि सिंचाई योजना। अब इसका क्या, इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, इसी में है छुपा हुआ, तो ये पूछेगा भी नहीं डायरेक्टली इसका ऑब्जेक्टिव, जिसका पूछेगा उसमें मैं डबल स्टार लगा दिया हूँ। अब बता दो, दाल की खेती करोगे तो उसकी सिंचाई करोगे कि नहीं, इरिगेशन का काम करोगे कि नहीं, करेंगे सर। तो सिंचाई किसका करते हो, दाल की खेती का। सिंचाई किसका करते हो, दाल की खेती का। तो दाल इसका कोड हो गया, दोनों ए को काट दोगे, दोनों ए को काट दोगे, अरे यार ऐसे काटो ना, डी का मतलब 1 और एल का मतलब 5, यानी 2015 में आया था सिंचाई योजना।
नेक्स्ट यहाँ पर पीएम भारतीय जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र आप हर कोई कभी ना कभी देखे होंगे, किसी हॉस्पिटल में देखे होंगे, कोई सदर का कोई हॉस्पिटल होगा वहाँ पर जा कर के देखे होंगे। मतलब जिसको दवाई दोस्त के नाम से जानते हैं, जन औषधि केंद्र उसी को बोला जाता है। देखोगे वहाँ पर जन औषधि केंद्र लिखा ही हुआ रहेगा, ठीक है। तो आपको पता है इसका मेन क्या है, जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड करना, यानी कि सस्ते दाम पर, अफोर्डेबल रेट पर क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेडिसिन उपलब्ध कराना, इसका ये था। तो जन औषधि केंद्र क्या था आप समझ गए इसका ऑब्जेक्टिव। अब देखो, जन औषधि केंद्र पर दवाइयाँ ढीला रेट पर मिलता है कि नहीं, बिल्कुल ही ढीला रेट पर, मतलब कि 80% 90% तक दवाइयों पर छूट मिलती है। इसका मतलब ढीला रेट पर मिलता है। सच्चाई भी है, बनावटी चीज़ तो मैं कह नहीं रहा, ढीला रेट पर मिलता है ना। तो जन औषधि केंद्र आएगा, समझो, अच्छा जन औषधि केंद्र पर तो भैया दवाई तो बहुत ढीला रेट पर मिलती है ना। तो ढीला को रिकॉर्ड करो, एच कटेगा, दोनों ई कटेंगे, ए कटेगा, डी का मतलब 1, एल का मतलब 5, यानी 2015 में आया था जन औषधि केंद्र वाला स्कीम, ठीक है। अब यहाँ पर 2016 का देखते हैं। स्टार्टअप इंडिया है और आपका स्टैंड अप इंडिया है। दोनों का जो पर्पस था वो था एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब उद्योग से रिलेटेड, उद्योग से रिलेटेड, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया हो और फिर स्टैंड अप इंडिया हो। बस स्टैंड अप इंडिया को थोड़ा सा ध्यान में रखना, स्टार मार के रख दिया हूँ इसमें। क्यों? क्योंकि ये SC ST कैटेगरी वाले और विमेन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में है, ठीक है। इसका मतलब जितने भी उद्यमी हैं जो ST SC कैटेगरी के आते हैं, SC है शेड्यूल कास्ट, ST है शेड्यूल ट्राइब, विमेन है ना। तो ये सारे एंटरप्रेन्योर्स जितने हुए हैं उसको लोन प्रोवाइड करना इसका काम था स्टैंड अप इंडिया का। तो स्टैंड अप इंडिया का ऑब्जेक्टिव ध्यान में रख लेना। बाकी दोनों चीज़ है, जो स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, दोनों का मेन उद्देश्य क्या था, उद्योग में बढ़ावा। तो इसका कोड भी उद्योग है, इसका कोड भी उद्योग है। कितना आसान है ना। उद्योग को डिकोड करो, देखो दोनों का कोड उद्योग है, दोनों का पर्पस भी एंटरप्रेन्योरशिप था, है ना, यानी उद्योग था। तो उद्योग को डिकोड करो, यू कटेगा, वाई कटेगा, ओ कटेगा, डी का मतलब 1, जी का मतलब 6, यानी 2016 में आया था स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। दोनों समझ गए। नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। अब देखो हाइड्रोलॉजी का मतलब क्या होता है। हाइड्रोलॉजी एक सब्जेक्ट हुआ करता था हमारा, आप जा करके देख लेना, जो भी कोई सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया होगा उसका एक सब्जेक्ट होता है हाइड्रोलॉजी, ठीक है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने वाले लोगों को भी ये पढ़ना होता है हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें जल के बारे में पढ़ा जाता है, वाटर के बारे में पढ़ा जाता है। वैसे हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, और फिर लॉजी का मतलब होता है द साइंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजी, है ना। तो वाटर का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजी। अब वाटर का सच पूछूं तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता था मुझे। बहुत सारे डिज़ाइनिंग के बारे में, रिजर्वायर के डिज़ाइनिंग के बारे में तो बहुत सारा उसमें बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला कुछ कुछ हुआ करते थे, है ना। तो कहने का मतलब हाइड्रोलॉजी हर किसी के बस की बात नहीं है पढ़ना। ये जो तेज लोग होते हैं ना सिर्फ वही हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो तेज इसका क्या हो गया, कोड हो गया। टी को डिकोड करो, देखो ई कट जाएगा, टी का मतलब 1 और जे का मतलब 6, यानी 2016 में आया था हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आपका पीएम फसल बीमा योजना। पीएम फसल बीमा योजना। अब फसल को बस ध्यान में रखना है, बाकी चीज़ को गोली मारो, है ना। फसल को बस ध्यान में रखना है। अब फसल अक्सर देखोगे, जैसे अभी आलू का सीज़न है, आलू के अभी पत्तों को देखोगे तो उस पर क्या होता है, ओलावृष्टि हो जाता है, कई बार ठंडा लग जाता है तो उस पर बहुत ही ज़्यादा दाग लग जाते हैं। वैसे भी फसल में सबसे बड़ा जो बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है दाग लगना, उसके पत्तों पर, उसके तने पर दाग लग जाना। तो फसल पर अक्सर दाग देखा जा सकता है ना। फसल पर अक्सर दाग देखा जा सकता है। वैसे भी मार्केट में जाते हो आलू खरीदने तो नहीं देखते, आलू में भी कई बार दाग होता है ना। तो हर फसल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दाग हो जाना, है ना। तो दाग को डिकोड करो, दोनों एक कट जाएगा, डी का मतलब 1 और जी का मतलब 6, यानी कि 2016 में आया था फसल बीमा योजना। चलिए अगला है उड़ान। उड़ान का आप ध्यान रखोगे डबल स्टार है, क्योंकि इसका एविएशन था। इसका मेन पर्पस यानी कि रीजनल कनेक्टिविटी, अफोर्डेबल एयर ट्रेवल, ठीक है। आप समझ गए बात। उड़ान इसका फुल फॉर्म था उड़ेगा देश का आम नागरिक, उड़ेगा देश का आम नागरिक, ठीक है, उड़ान। अब उड़ान कब आया था भैया, उड़ान आया था कब, 2016 में। कैसे ध्यान रखोगे, तो ध्यान ऐसे रखना था, सिर्फ इंडिगो इसका कोड ध्यान रख लोगे तो आप समझ जाओगे। इंडिगो यानी फ्लाइट की बात कही जा रही है, इंडिगो एक कंपनी का नाम है। सबसे सस्ता जो अभी फ्लाइट है वो इंडिगो का ही है, मेरे विचार से, मैं जितना ट्रैवलिंग किया हूँ।
इंडिगो भी ध्यान रखोगे तो इसका समझ जाओगे उड़ान से ही रिलेटेड है। इंडिगो, आई कट जाएगा, यहाँ से आई कटेगा, यहाँ से आई कटेगा, है ना, और यहाँ से ओ कटेगा। एन का मतलब 2 और डी का मतलब 1 और जी का मतलब 6। तो देख रहे हो 216, तो 216 कौन ईयर आता है भाई? नहीं आ सकता, मतलब 16 ही होगा, मतलब 2016। 1916 तो होगा नहीं, 2016। मान लिया जाए इंडिगो को आप इजीली उड़ान से कनेक्ट कर ले रहे थे, इसलिए इसको मैंने बताया। मान लिया जाए इंडिगो को नहीं रख पाते, तो ध्यान रखना कि इंडिगो यानी एक ऐसी फ्लाइट की कंपनी जिस पर डॉग को ले जाना अलाउड है। डॉग को ले जाना अलाउड है, मतलब उड़ान हम भरते हैं तो अपने डॉग के साथ जाते हैं। जहाज़ पर हम उड़ान भरते हैं तो हम डॉग के साथ जा सकते हैं। तो डॉग इसका कोड है। ओ काट दो, डी का मतलब 1 और जी का मतलब 6। 2016 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो किसी भी तरीके से ध्यान में रखो। यहाँ पर है पीएम उज्ज्वला योजना। उजाला योजना देख लिया आप, जिसमें एलईडी बांटना था, एलईडी को उल्टा कर देना था, डीईएल, तो डीईएल हो जाता था क्या? डी का मतलब 1, एल का मतलब 5, यानी 2015 में आया था। लेकिन उजाला नहीं है, ये उज्ज्वला योजना है। इसके थ्रू क्या किया गया कि जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल कैटेगरी के जो फैमिलीज हैं, उसके घरों की महिलाओं को एलपीजी गैस सिलेंडर का कनेक्शन दिया गया, है ना। एकदम बहुत ही ज़्यादा सब्सिडी इस पर मिला था। अब करना क्या है, कैसे ध्यान रखोगे? देखो, पता है मोदी जी ने उज्ज्वला योजना क्यों लाया? क्योंकि गांव देहात में क्या होता था कि ईंधन का प्रॉपर व्यवस्था नहीं था। उससे क्या होता था कि महिलाएं एक टाइम खाना बनाती थीं और पूरी फैमिली खाते थे खाना 3-3 टाइम, है ना। तो यही चीज़ सोचते हुए मोदी ने सोचा कुछ ऐसा करो जिसमें लोग ताज़ा भोजन कर सके, है ना। तो उज्ज्वला योजना के थ्रू एलपीजी सिलेंडर गैस का कनेक्शन पहुंचाया लोगों तक, ताकि तीनों टाइम ताज़ा भोजन कर सके। मतलब मैं थोड़ा सा कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बता रहा हूँ, मतलब बनावटी स्टोरी बता रहा हूँ, बस आपको स्टोरी को ध्यान में रखना है। उज्ज्वला योजना को क्यों दिया गया? ताकि लोग खाना बना सके गैस सिलेंडर के ऊपर, बिल्कुल ही ताज़ा खाना खाने के लिए, है ना, ताज़ा खाना खा सकें, इसलिए उज्ज्वला योजना को लाया गया। ताज़ा, देखो, टी का मतलब क्या? 1, जे का मतलब 6, यानी कि 2016 में आया था उज्ज्वला योजना। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके पहले मैंने बताया था डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन में क्या करना था? हर एक सरकारी कर्मचारी को डिजिटलाइज करना था, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था वहाँ पर देना था। लेकिन यहाँ पेमेंट वर्ड है, ध्यान देना, यहाँ पर पेमेंट वर्ड है। वहाँ पर डिजिटल था तो डी और एल ले लिए थे, यानी कि 2015, है ना। लेकिन यहाँ पर पेमेंट की बात कही जा रही। पेमेंट मतलब यूपीआई का इस्तेमाल करना, रुपे कार्ड का इस्तेमाल करना। फास्टैग, फास्टैग कहाँ पर देखते हो? टोल टैक्स में, है ना, जो सबकी गाड़ी में चिपका देता है, वो वहीं से वहाँ पर कट जाता है, रिचार्ज करना होता है, ऑटोमेटिक कट जाता है। तो ये सारी चीज़ों को कहा गया डिजिटल पेमेंट। अब ज़रा देखो, डिजिटल पेमेंट हमारे पूरे देश में लागू है कि नहीं? मतलब सब्जी बेचने वाली भी हो, गरीब से गरीब ठेला वाला इंसान भी हो, वो भी डिजिटल पेमेंट के थ्रू क्या कर रहा है? लोग पेमेंट कर रहे हैं, है ना। यूपीआई को इस्तेमाल करते हुए लोग पेमेंट कर रहे हैं। ये पूरे देश में फैल गया है, ये हमारे पूरे देश में लागू हो चुका है। देश को डिकोड करो, ई कटेगा, डी का मतलब 1 और एस एच का मतलब 6, यानी 2016 में आया था डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। ठीक है। यहाँ पर क्या है 2017 के देखते हैं। 2017 में क्या है? मातृत्व वंदन योजना। मातृत्व वंदन योजना, अब जानते हो हमारे पीएम साहब किसी भी मातृत्व से मिलते हैं, मतलब किसी भी माँ से मिलते हैं तो उनकी वंदना ज़रूर करते हैं, पैर ज़रूर छू करके आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन फिर भी हमारे पीएम एक मातृ का, मतलब एक माता के साथ धोखाबाज, मतलब धोखा दिए हैं, है ना। एक माँ के साथ धोखा दिए हैं। वो हर एक मातृत्व वंदन तो करते हैं, हर एक माँ की वंदना तो करते हैं, जिन भी वृद्ध महिलाओं से मिलते हैं उनका पैर तो छूते हैं, लेकिन फिर भी एक माँ से वो धोखा दिए हैं, मतलब एक माँ को धोखा दिए हैं। पता है कौन? यशोदा बहन अपनी पत्नी को धोखा ही तो दिए हैं एक तरीके से, है ना। बिच जो बोलते हैं मुसाफिर बिच राह में छोड़ करके चला गया, तो जीवन के मुसाफिर थे, बिच राह में ही छोड़ करके चले आए। हालांकि वो अपने देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, वो अलग की बात है, बस स्टोरी समझो, लिंक करो इस चीज़ को। मातृत्व को वंदन तो करते हैं, लेकिन एक मातृत्व के साथ वो क्या किए? मातृत्व कहने का मतलब एक माता के साथ मातृत्व हो जाता है, इसका एक एडजेक्टिव हो गया एक तरीके से, है ना। और फिर बोल सकते हैं भाववाचक संज्ञा हो गया। तो यहाँ पर है कि धोखा दिए। भले ही पीएम हर एक मातृत्व वंदन करते हैं, लेकिन पीएम ने एक माता के साथ धोखा भी किए हैं, है ना। धोखा को डिकोड करो भैया। धोखा को डिकोड करते हैं, एच कटता है, ओ कटता है, एच कटता है, ए कटता है, बच जाता है डी
डी का मतलब 1 और के का मतलब 7 यानी कि 2017 में आया था। क्या 2017 में आया था मातृत्व वंदन योजना। नेक्स्ट है यहाँ पर कृष्णोत्ती है ना, कृष्णोत्ती का मतलब कृषि से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से। कृष्णोत्ती योजना मतलब कृषि से रिलेटेड। अब कैसे ध्यान में रखेंगे, ये योजना इसलिए लाया गया किसान लोगों की उन्नति के लिए। कृष्णोत्ती मतलब कृष्णोन्नति का मतलब किसानों का उन्नति, इसलिए योजना लाया गया ताकि पहले के किसान बहुत ही ज़्यादा डाकू बन जाते थे, तो डाकू ना बने किसान लोग, इसलिए उनके लिए कृष्णोन्नति है ना, मतलब किसान लोग की उन्नति के लिए एक योजना लाए। क्यों? ताकि किसान लोग डाकू ना बन जाए। तो डाकू देखो, डिकोड करो, डी का मतलब 1, के का मतलब 7 यानी 2017 में कृष्णोन्नति योजना को लाया गया। नेक्स्ट यहाँ पर डबल स्टार वाला सौभाग्य योजना पूछ देगा, इसका ऑब्जेक्टिव जरूर आप समझ नहीं पाओगे ये किसके बारे में है। तो देखो, इसका मतलब था कि दूर दराज जितने रूरल और रिमोट एरियाज में जितने अनइलेक्ट्रिफाइड होम्स थे वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाना इस योजना का कार्यभार था, ऑब्जेक्टिव था सौभाग्य योजना का, है ना। अब समझो यहाँ पर गांव में क्या थे, गांव में बहुत सारे डाकू रहते थे, गांव में बहुत सारा डाकू रहते थे, है ना। लेकिन उस गांव के डाकुओं को कब पता चला, मतलब सौभाग्य खुल गया, एक तरीके से भाग्य खुल गया, है ना। सौभाग्य का मतलब उतना डिटेल में नहीं जाना है, कहने का मतलब सौभाग्य खुद को समझने लगे गांव के डाकू लोग, खुद को डाकू लोग सौभाग्य समझने लगे। कब? जब उनके घरों में रूरल और रिमोट एरिया में बिजली को पहुंचाया गया, इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया गया, उपलब्ध कराया गया, तब डाकू लोग अपने आप को सौभाग्य समझने लगे, है ना। वैसे कहोगे सर डाकू इसका कोड और किस सेंस में है, देखो डाकू लोग बहुत रिमोट एरिया में ही जाकर के बसते थे, है ना। ऐसे तो है नहीं कि अर्बन एरिया में डाकू लोग बस जाते थे, नहीं, बहुत ही रिमोट एरिया में जो पहुंच के बाहर होती थी, जहाँ पर पुलिस प्रशासन भी नहीं पहुंच पाती थी, वहाँ लोग जाकर के डाकू बनते थे, ठीक है। तो रिमोट एरिया में जब इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया गया तो रिमोट एरिया के डाकू लोग खुद को सौभाग्य समझने लगे, है ना, कि हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। डाकू को डिकोड करो, डी का मतलब 1, के का मतलब 7 यानी 2017 में आया था ये स्कीम। नेक्स्ट है खेलो इंडिया। तो जरा देखो, लूडो खेलते हो कि नहीं, उसमें डाइस होता है कि नहीं, डाइस मतलब पासा, है ना, जिसमें रहता है ना 6, 5, 4 ये सब डॉट रहता है, उसको डाइस बोलते हैं, पासा बोलते हैं। तो खेलो इंडिया, खेलो से खेल, डाइस को ही हम खेलते हैं, लूडो को खेलते हैं, डाइस रहता है उसमें, डाइस को डिकोड करो, डी का मतलब 1 और सी का मतलब 7 यानी 2017 में आया था खेलो इंडिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 2018 में डबल स्टार वाला है, देख लो यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। अब देखो यहाँ पर है ग्राम स्वराज, बस इतना ध्यान में रखना है, ग्राम स्वराज, इसका क्या था पर्पस, इसका था पंचायती राज को मजबूत करना, विकास करना, है ना। अब जरा देखो, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसका 2030 तक ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा सब पूरे सारे कंट्री को क्या दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 17 गोल उसमें दिए गए हैं कि 2030 तक 17 गोल को कंप्लीट करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर कौन से गोल नंबर में कौन सा पॉइंट है, सबको मैं याद करा दिया हूँ ट्रिक के थ्रू, आप देख लेना वीडियो में, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज ये अभियान है। अब ग्राम स्वराज है, देखो अब ग्राम, लोग अपने गांव को, ग्राम को स्वराज्य कब समझने लगे, जब उनके पास टीवी पहुंचने लगे, है ना। टीवी जब पहुंचने लगा तब लोग, गांव के लोग अपने आप को मतलब ग्राम को समझने लगे ये हमारा स्वराज है। कब? जब वो जागरूक हो गए टीवी देख करके, है ना। टीवी जब उनके पास पहुंचा तो टीवी को डिकोड करो, टी का मतलब 1 और वी का मतलब 8 यानी 2018 में आया था स्वराज, ग्राम स्वराज योजना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पीएम जन विकास कल्याण कार्यक्रम, और जरा कार्यक्रम, जन विकास क्या है ये, जन विकास। अब आप बताओ इसका पर्पस क्या था, तो यहाँ पर पर्पस था माइनॉरिटी कंसंट्रेशन एरिया में डेवलपमेंट पहुँचाना, ठीक है, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों का विकास कराना इसका पर्पस था, किसका, जन विकास का, जन विकास का, है ना, जन विकास का। वैसे माइनॉरिटी से नहीं आता आपको हरिजन, हरिजन, हरिजन लोग को भी माइनॉरिटी के अंदर रखा जाता है, हरिजन, तो वही वाला जन है यहाँ पर, देखो जन विकास, यही हरिजन का विकास, जन विकास, है ना, जन विकास, इस तरीके से माइनॉरिटी कंसंट्रेशन वाला ध्यान में रख सकते हो।
मतलब इसका ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना आसान हो जाएगा आपके लिए। माइनॉरिटी मतलब हरिजन, हरिजन मतलब जन विकास, हरिजन में भी जन है, जन विकास। समझ में आ रही है बात मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर बताओ, हरिजन यानी जन के बीच विकास कब होगा? जब हर घर में टीवी पहुँच जाएगा। तो टीवी को डिकोड करो, टी का मतलब 1 और वी का मतलब 8, यानी 2018 में जन विकास कार्यक्रम हुआ था। यहाँ पर समग्र शिक्षा, समग्र शिक्षा भी देखो, समग्र शिक्षा हम कहाँ से पाते हैं? टीवी से ही पाते हैं, क्योंकि आप किताबों से किताबी ज्ञान पाते हैं, लेकिन टीवी देखने से देश दुनिया के बारे में आप हर कुछ समझते हैं, है ना। तो समग्र शिक्षा आपको कहाँ से मिलती है? टीवी से मिलती है ना। गरीब इंसान भी है, अनपढ़ इंसान भी है, फिर भी वो समग्र शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं टीवी के द्वारा। टीवी भी इसका कोड है। टीवी को रिकॉर्ड किया तो 18 आ गया, यानी 2018 में आया था समग्र शिक्षा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना, यहाँ पर क्या है? आयुष्मान भारत योजना। अब देखो आयुष्मान में एक वर्ड है आयु, आयु है ना। डव साबुन से आप नहाओगे तो क्या होगा? आपकी आयु बढ़ जाएगी। इसमें आयुष्मान कार्ड को वितरित किया गया था, है ना, लोगों को, मतलब हेल्थ केयर पहुंचाने के लिए। जानते हो कि 5 लाख रुपये तक का इलाज कोई भी गरीब व्यक्ति कर सकता है भारत में। ये था हमारे मोदी जी का विजन, और कर भी दिखाया है। तो कहने का मतलब है आयुष्मान भारत योजना में आयु है, आयुष्मान में आयु है, तो आपका आयु बढ़ जाता है डव साबुन नहाने से। डव साबुन से नहाओगे तो आपका आयु बढ़ जाएगा, बस ध्यान में रखना है। डव को डिकोड किए तो डी का मतलब क्या हो गया? 1 और वी का मतलब 8, यानी 2018 में आया था आयुष्मान भारत योजना। नेक्स्ट आपका पीएम आशा, ये जरूर पूछा जाएगा आपसे, पीएम आशा क्या है? तो ये अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। यहाँ पर अन्नदाता किसको कहा गया? किसानों को कहा गया, जो अन्न को उपजाते हैं, है ना। इसका एग्रीकल्चर ही इसका मेन पर्पस है, फार्मर के वेलफेयर के लिए। पीएम आशा। अब आप देखना, मेरे पिताजी खुद ही एक किसान हैं, मेरे पिताजी किसान हैं, लेकिन वो हमेशा टीवी के पास बैठे रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि पीएम से उनको बहुत ही ज़्यादा आशा है कि पता नहीं आज कौन सा न्यूज में पीएम साहब क्या बोलने वाले हैं। तो हर एक जो किसान है, हर एक जो कृषि हैं, हर एक जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो पीएम की तरफ आशा की नज़र से देखते हैं। कहाँ पर? जब भी टीवी ओपन करते हैं, जब भी टीवी ओपन करते हैं तो वो पीएम की तरफ आशा की दृष्टि से देखते हैं। कौन लोग? किसान लोग। ठीक है। तो इस तरीके से इसका ऑब्जेक्टिव भी ध्यान रख पाओगे, और आशा से आशा भी ध्यान में रख सकते हो, और टीवी से इसका ईयर भी याद रख सकते हो। तो टीवी को डिकोड किया तो 18 आया, यानी कि 2018 में आया था पीएम आशा योजना। नेक्स्ट है 2019 में वंदे भारत। वंदे भारत ट्रेन को कब लाएगा? 2019 में। ये सारा कुछ पढ़ लेना। अब देखो हमारा वंदे भारत ट्रेन है अभी के समय में, जब तक बुलेट ट्रेन अभी तक नहीं आया है, तो वंदे भारत ट्रेन है, सारे ट्रेन्स में से टॉप है ना, सारे ट्रेनों में से टॉप है। कौन सा? वंदे भारत ट्रेन। इसकी स्टोरी आप जरूर सुने होगे, देखे होगे, अगर नहीं चढ़े होगे तो वीडियो भी देखे होगे, है ना। वैसे चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, आप चढ़ भी सकते हो, बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। अगर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अगर आपको जाना है तो 500-600 रुपये में आपका ये हो जाएगा ट्रैवल। तो वंदे भारत ट्रेन जो है ये टॉप है, हमारे इंडिया में सारे ट्रेनों में से टॉप है। टॉप इसका कोड हो गया, टी का मतलब 1, पी का मतलब 9, यानी कि 2019 में, है ना। नेक्स्ट आपका पीएम श्रम योगी मानधन, है ना। श्रम योगी मानधन, श्रम के ऊपर हम लोग पहले देख चुके हैं, श्रमेव जयते वाला, है ना। योगी मानधन। अब देखो योगी को बस ध्यान में रखो, क्या रखो? योगी को बस आपको ध्यान में रखना है। इसका डबल स्टार है, इसका मतलब इसको ध्यान में रखना है कि मंथली बेनिफिट दिया जाता है पेंशन के रूप में, थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। किसको? आफ्टर 60, मतलब 60 साल से ऊपर के लोग जो हो गए, उसको मदद पहुंचाना योगी मानधन योजना कहलाया। ठीक है। अब जरा देखो, ध्यान में रखना है कि 60 साल से बड़े बुजुर्ग जो हैं उसको योगी जी क्या दे रहे हैं? टैब दे रहे हैं, टैबलेट, है ना, ताकि लोग देश दुनिया के बारे में देख सकें, समझ सकें, और भी जागरूक हो सकें। तो योगी जी से ध्यान रखना, टैब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 60 साल से ज़्यादा के उम्र के लोगों को। टैब को डिकोड करोगे, ए कटेगा, टी का मतलब 1 और बी का मतलब 9, यानी 2019 में आया था योगी मानधन योजना। नेक्स्ट है पीएम कुसुम स्कीम। अब आपको ध्यान रखना है पीएम कुसुम, कुसुम में क्या होता है? डबल स्टार है, इसका मतलब है कि बस समझना कि इसके थ्रू लोगों को, खास करके कृषि जितने फार्मर्स हैं उसको इसके थ्रू सोलर प्लेट दिया जा रहा है। और हमने भी अपने पिताजी के नाम पर सोलर प्लेट को इसी बार, मतलब पिछले मंथ में ही हमने भी इसके लिए अप्लाई किया हुआ है। कुसुम स्कीम को ध्यान में रखना कि सोलर प्लेट दिया जा रहा है किसानों को। अब जरा देखो यहाँ पर क्या है,
मतलब 5,000 में आपको लगभग 1.5-2 लाख का चीज़ आपको दे के चला जाता है ना। बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। तो कुसुम, कुसुम को ध्यान रखो, कुसुम नाम की आपकी कोई फ्रेंड है। अब इसका फुल फॉर्म देख लो, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है, देख रहे हो हिंदी में कहाँ गया। लक्षित सौर पंपों की, ये क्या है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, देख रहे हो ना यहाँ पर। तो इसका यही फुल फॉर्म है। तो कुसुम से ध्यान रखना, आपकी एक कुसुम है जो किसी एग्जाम में टॉप कर चुकी है, एक कुसुम नाम की आपकी फ्रेंड है जो टॉप कर चुकी है। अब देखो, टी का मतलब 1 और पी का मतलब 9, यानी 2019 में आया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अटल भूजल योजना, तो अटल के ऊपर हम पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पर भूजल से देखेंगे। भूजल, भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर को टॉप पर ही तो लाया जाता है, ऐसा तो नहीं कि अब अंदर ज़मीन के अंदर घुसते हो फिर पानी पीते हो फिर बाहर निकलते हो, नहीं। भूजल को, ग्राउंड वाटर को ही हमें टॉप पर लाना होता है, सरफेस पे लाना होता है, तब इसलिए यूज में लाने के लिए, है ना। तो टॉप भी इसका क्या हो गया, कोड हो गया। टी का मतलब 1 और पी का मतलब 9, यानी कि 2019 में आया था ये। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन। अब आप बता दो, जल जीवन, जल ही तो जीवन होता है हर धोबी के लिए, क्योंकि बेचारे धोबी कपड़ा धोएंगे कैसे जब तक जल नहीं मिलेगा। तो धोबी के लिए जल ही जीवन होता है। जल ही जीवन किसके लिए होता है, धोबी के लिए, है ना। कपड़ा धोने वालों को धोबी बोला जाता है। तो ज़रा देखो, HOI काट दोगे, डी का मतलब 1 और बी का मतलब 9, यानी 2019 में आया था क्या, जल जीवन मिशन। नेक्स्ट है आपका मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य संपदा योजना, अब यहाँ पर मत्स्य से ध्यान रखो, मत्स्य का मतलब मछली। अब हम इतना मछली को मरते हुए देखे एक बार कि हमारे आंखों से आंसू आ गया। क्या आ गया, आंसू आ गया। कब, मत्स्य को मरते हुए देखते हुए, है ना। आंसू, इसका डिकोड करो, सारे एक कट जाएगा, यू कटेगा, एन का मतलब 2 और एस का मतलब 0, यानी 2020 में आया था मत्स्य संपदा योजना। नेक्स्ट है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। क्या है, गरीब कल्याण रोजगार योजना अभियान। कैसे देखोगे इसको, इसका कोड क्या है। सबसे पहली बात कि इसका भी डबल स्टार होना चाहिए था, क्योंकि ये कोरोना वायरस पेंडेमिक जब हुआ था, जब कोरोना वायरस फैला था, उस समय जो था एम्प्लॉयमेंट कैंपेन किया गया था, है ना। ताकि उस समय क्या हुआ था ना कि बहुत लोगों का जो प्राइवेट जॉब में थे उसकी नौकरी चली गई थी, क्योंकि कंपनियां घाटे में जा रही थी। इसके लिए सरकार ने निकाला था गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ठीक है, अब ज़रा देखो, इससे आपको कनेक्ट करना होगा इसके ऑब्जेक्टिव को, कि कोरोना वायरस में, उस पेंडेमिक में जितने सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट छीन गया था, उसको दिलाने का काम कर रहा था ये वाला योजना, गरीब कल्याण रोजगार योजना। अब दोनों को लिंक करके मैं इसका ट्रिक बताता हूँ, कोड बताता हूँ। साइनस, देखो कोरोना वायरस जिसको भी हुआ ना, उसको साइनस का प्रॉब्लम हुआ था, पता है आपको, उसको साइनस का प्रॉब्लम हुआ था। और ख़ास करके गरीबों में जब साइनस का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, तो उन गरीबों के कल्याण के लिए एक रोजगार योजना लाया गया, है ना। साइनस का बीमारी कब हुआ था, साइनस मतलब समझते हो, सांस लेने में जो प्रॉब्लम होता है उसको साइनस बोलते हैं, शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, है ना। कोल्ड से स्टार्ट होता है, छींकने खांसने से स्टार्ट होता है। तो कोरोना वायरस में छींकने खांसने से ही स्टार्ट हुई थी ये बीमारी, है ना। साइनस इसका कोड हो गया। साइनस को डिकोड करो, आई कटेगा, यू कटेगा, एस का मतलब 0, एन का मतलब 2 और एस का मतलब 0, यानी 2020 में आया था ये। ठीक है सर। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट, अरे और भी बचा हुआ है, कितनी लंबी वीडियो बनेगी, आप लोग को ब्रेक कर करके देखना है। ठीक है, वैसे भी मैं सारा कुछ कवर किया हूँ, तो इसमें आप अगर देखते हो, मेहनत करते हो, तो हो सकता है कम टाइम में, बस वीडियो देखने की देर है और टेस्ट लगाने की देर है, देखना आप जल्दी भूलोगे नहीं। यहाँ पर है स्वामित्व योजना। क्या है ये, स्वामित्व योजना, इसमें भी डबल स्टार है। इसका मतलब है कि इसके ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दो। इसमें क्या किया गया कि जितने भी रूरल एरिया है, उसमें क्या किया गया कि ड्रोन की मदद से गाँवों की संपत्तियों की मैपिंग की गई, और फिर संपत्ति पर विवादों को कम करने में मदद किया गया, है ना। तो स्वामित्व का मतलब समझते हो, अधिकार, है ना। किसी भी ज़मीन के ऊपर किसी का अधिकार है रूरल एरिया में, तो उसको हक दिलाने के लिए आया था स्वामित्व योजना, है ना, मालिकाना हक दिलाने के लिए। स्वामित्व में देखो, स्वामित्व में क्या है कि आप क्या कह रहे हो कि हमारा सन के पास एक जू पर स्वामित्व है, मतलब अधिकार है ना। हमारा सन जो है उसका एक जू है ना। हमारा जो सन है वो एक चिड़ियाघर का बिजनेस करता है, समझ लो इस तरीके से। तो हमारे सन का जो जू है, मतलब चिड़ियाघर है, उसके ऊपर क्या है, उसका स्वामित्व है ना।
तो बता दो स्वामित्व आएगा तो इस चीज़ को आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अच्छा, मेरे सन के पास जू का स्वामित्व है ना, मालिकाना हक है। स्वामित्व का वही मतलब होता है अधिकार, है ना। अब जरा देखो यहाँ पर सन और जू को डिकोड करो। ओ कटेगा, दोनों ओ कटेंगे। एस का मतलब 0, एन का मतलब 2 और जेड का मतलब 0। अनिकित 2020 में आया था स्वामित्व योजना। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या, स्टार्स स्कीम। स्टार्स स्कीम का पहले फुल फॉर्म देखो। यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्टार्स स्कीम का, अब डबल स्टार है इसका मतलब समझो यहाँ पर क्या किया गया, लर्निंग टीचिंग लर्निंग पर फोकस किया गया। ये पॉइंट को वे लोग ज़्यादा समझ पाएंगे जो बीएड और फिर डीएलएड किए हुए हैं, टीजीटी पीजीटी एग्जाम की टीचर बनने की तैयारी करे हुए हैं, है ना। अब यहाँ से ध्यान में ये देना है कि जितने भी हमारे टीचिंग लर्निंग करके निकलते हैं, टीचिंग लर्निंग वाला जो सिलेबस का पार्ट है ये बीएड और डीएलएड में है। तो समझो कि हमारे कॉलेज से जितने भी लोग बीएड करके निकल रहे हैं, टीचिंग लर्निंग करके निकल रहे हैं, है ना, टीएलएम पढ़े होंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल वाला टॉपिक है ना, तो बीएड किए होगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। मैं भी किया हूँ, हालांकि फाइनल नहीं किया, छोड़ दिया बीच में कुछ कारणवश। अब जरा देखो यहाँ पर क्या है कि टीचिंग लर्निंग करके बीएड कॉलेज से टीचिंग लर्निंग करके जितने भी हमारे स्टार्स निकलते हैं, वो हंस बन करके निकलते हैं। हंस मतलब स्वान, स्वान मतलब समझते हो, हंस जो माँ सरस्वती का वाहन माना जाता है, हंस। तो हंस आपको पता है, हंस जो है ये ज्ञान का ही एक तरीके से, ज्ञान का ही एक प्रतीक है ना। हंस जितने होते हैं वो ज्ञान का ही प्रतीक है। तो टीचिंग एंड लर्निंग ज्ञान से ही तो रिलेटेड है। तो हमारे बीएड कॉलेज से जितने भी स्टार्स निकलते हैं वो हंस का प्रतीक होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लर्निंग करके वहाँ से निकल रहे होते हैं। तो स्टार्स का इस तरीके से आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी समझ गए, इसका कोड हंस भी है ये भी समझ गए। एच कटेगा, ए कटेगा, एन का मतलब 2, एस का मतलब 0, यानी कि 2020 में आया था स्टार्स स्कीम। नेक्स्ट है पीएम स्वनिधि। अब देखो स्वनिधि में स्व एक वर्ड है ना, स्व एक वर्ड है, स्वनिधि में स्व एक वर्ड है, तो स्व से श्वास, है ना, स्व से श्वास। सबसे पहली बात स्वनिधि का आप डबल स्टार है, इसका मतलब इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ो। इसका अर्बन डेवलपमेंट इसका ऑब्जेक्टिव था। प्रोवाइड्स वर्किंग कैपिटल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में जितने भी सारे स्ट्रीट वेंडर थे, स्ट्रीट वेंडर मतलब जितने भी हॉकर्स थे, और फिर कह लो कि जितने भी गलियों में छोटे छोटे दुकान वाले थे, उसको लोन देने का काम किया गया अर्बन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इसको कैसे ध्यान में रखोगे कि अर्बन एरिया में देखो अर्बन डेवलपमेंट है, अर्बन एरिया में आजकल सांस लेना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन हो रखा है, ठीक है। तो अर्बन एरिया में सांस लेना भी मुश्किल हो रखा है। स्वनिधि में स्व है, इस तरीके से स्व से श्वास भी ध्यान में रखना, और अर्बन एरिया में श्वास लेना भी मुश्किल हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। श्वास को डिकोड करो, डब्ल्यू कटेगा, ए कटेगा, एस का मतलब 0, एन का मतलब 2 और एस का मतलब 0, यानी 2020 इसका आंसर है। नेक्स्ट, अच्छा ये आखिरी था आपका, ठीक है। इसका मतलब कि सारा का सारा मैं स्कीम को एकदम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, इससे बाहर तो ऐसे पूछेगा नहीं आपके एग्जाम में, इस बात का आप फिक्स रखो, ठीक है। लेकिन भले ही वीडियो लंबी हो गई, आपको 2 दिन 3 दिन करके देखना पड़े और फिर आधे आधे घंटे करके एक ही दिन में कंप्लीट करो, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि हर आधे घंटे पर मैं एक टेस्ट को क्रिएट कर दूं। मतलब ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की वीडियो बन चुकी है, तो मेरी कोशिश होगी कि इसमें मैं 3 टेस्ट बना दूं, ताकि आप आधे घंटे देखो और जा करके टेस्ट लगाओ। और भैया टेस्ट नहीं लगाओगे तो हो सकता है आपको बोर हो जाओगे पढ़ पढ़ करके, है ना, 1.5 घंटे की वीडियो देख करके वैसे भी बोर हो जाओगे। लेकिन बहुत ऐसे सिंसियर स्टूडेंट हैं जिसमें क्षमता है कि वो 1.5 क्या 3-3 घंटे तक लगातार बैठ करके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर नहीं देख पाते तो आधे घंटे देखो, टेस्ट लगाओ, फिर उसमें से कुछ कन्फ्यूजन हुआ फिर से वीडियो को देखो, फिर से टेस्ट लगाओ, है ना, मल्टीपल टाइम टेस्ट लगा सकते हो। वैसे कब और कैसे रिवीजन किया जाता है, यही तो इस बैच में मेन फोकस किया जाता है, ताकि आपको मतलब आप लापरवाही के कारण छोड़ ना दो किसी चीज़ को पढ़ना, वहाँ से जुड़े रहोगे, बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए आज भी बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास हम यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।